अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। पब्लिक मुझे कहती है सोहा अफजल और ये स्क्रीन मेरे साथ शेयर करते हैं इस्लामाबाद से हरमीत सिंह। सो हरमीत, आपको भी आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सोहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मंडे ब्लूज जो है ना, उससे मैं तो खैर अभी नहीं निकली, लेकिन काउंट डाउन शुरू हो गया है क्योंकि एक एक करके दिन हम गिन रहे हैं। और साल के फाइनली उन 10 दिनों में हरमीत, जब हम ये सोचते हैं कि हम कहाँ हैं, हम क्यों हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ होना चाहिए, और इस तरह से बहुत सारे सवाल। और मेरे ख्याल से ये एनालिसिस करने के लिए बेस्टेस्ट टाइम भी होता है कि पूरा साल आखिर आपने किया क्या है, क्या खो लिया, आपने क्या पा लिया, ये वो तमाम चीज़ें जो है उसको आपने एनालाइज करने की कोशिश करनी है क्योंकि खुद एहतसाबी बड़ी ज़्यादा ज़रूरी भी होती है और वाज़ आपको करनी भी चाहिए। आपके बड़े थॉट प्रोसेस को क्लियर करती है, आपकी कामयाबियों के हवाले से, नाकामियों के हवाले से, तो जनाब करें ही करें। अच्छा, एहतसाब की जब बात होती है तो सियासतदानों की बात होती है। सियासतदान भी आजकल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं। साल ख़त्म होने वाला है और नया साल आने वाला है, और नए साल के शुरू में आपको पता है इंतखाबात आने वाले हैं। मतलब 2024 जो है वो इंतखाबात का साल होगा और इस हवाले से तमाम लोग जो है वो अखाड़े में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो कबड्डी कबड्डी होगी या कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये देखना। अच्छा, वैसे ना बड़ा खूबसूरत दौर होता है ये, बहुत अरसे बाद जब आता है, और यही सियासतदान जब नहीं मिलते आपको, इन्हीं दिनों में मिलते हैं। कभी ताजियत पर, कभी किसी की तीमारदारी पर, कभी किसी की खुशियों में शरीक आपको ये नजर आएंगे। हाँ नहीं, हल्कों की बात तो है, हल्कों में ऐसे भी जाते हैं। पहले तो जब हल्कों में जाते तब तो किसी मिलना गवारा नहीं समझते, लेकिन इन्हीं दिनों में सबके दुख दर्द खुशियां बांटने के लिए ये कहेंगे साहब हम हाजिर हैं इस वक्त। लेकिन हरमीत, सारे गम एक तरफ, ये मेरा एक गम एक तरफ कि आज सुबह मैं नाश्ता करके नहीं आई। मेरी रूटीन पिछले 6, 7, 8 सालों से यही है कि मैं नाश्ता किए बगैर घर से नहीं निकलती। और आपको पता है जो अर्ली राइजर्स होते हैं ना, उनका यही मसला होता है कि वो फंक्शन नहीं कर पाते नाश्ते के बगैर। लेकिन नाश्ता ना करने की बड़ी वजह जो है वो है गैस की लोड शेडिंग। और ये सोहार हरमीत का मसला नहीं है, ये पाकिस्तानियों का मसला है क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं। तो सर्दियाँ जब आती हैं तो अपने साथ ये नवीद तो खैर इसको नहीं कहेंगे, बैड न्यूज़ ही कहेंगे, बट ऑल दो गैस की लोड शेडिंग जो है, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो इस हवाले से हरमीत ये कहते हैं कि बेसिकली हम लोड शेडिंग नहीं कर रहे, लोड मैनेजमेंट कर रहे हैं। इसलिए हमने स्पेसिफिक आवर्स रखे हुए हैं, उनमें सिर्फ आपको गैस जो है वो आ पाती है। आपने नहाना हो, आपने खाना बनाना हो, और ऊपर से आपको पता है हरमीत साहब, रही सही कसर जो है वो शादियों का सीज़न है, हाई ट्रैफिक आजकल जा रही है, गहमा गहमी आपको हर जगह दिखाई देती है। इस वजह से जो है वो गैस की लोड शेडिंग अब कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हो गई है और इस बात से सारे बड़े परेशान हैं। बच्चे जब घर में सर्दियां में नहीं, सर्दियां नहीं सोहा, आपको याद है कि जब से हम देख रहे हैं कि गर्मियों में भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिस पर हमने बाकायदा जो है रिपोर्ट्स वगैरह भी चलाई कि गैस नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे बदकिस्मती है हमारे मुल्क में, कहीं ना कहीं जब जून जुलाई का महीना आता है तो हम देखते हैं कि बिजली गायब हो जाती है। जैसे ही सर्दी आती है तो गैस गायब होती है, और अब अंदाजा लगा लें कि बहुत सारे से तंदूर, बहुत सारे से घर, बहुत सारे से गली मोहल्ले जो हैं वहां पे आपको गैस नायाब होती नजर आती है। हालांकि दावा है कि भैया हम सुबह 8 से सुबह 7 से तकरीबन 9-10 बजे तक गैस होती है, इस तरह रात होती है, लेकिन हकीकत माने। और अच्छा, एक और चीज, बिल का सिस्टम ये हो गया है कि मेरे साथ जो मेरा कैमरा मैन है, कल मुझे जुनेद बता रहा था कि 70,000, हालांकि दो उनकी पूरी फैमिली में 2 ही बंदे, 70,000 रुपए बेचारे ने बिल दिया है। आप उसकी तनख्वाह का अंदाजा लगा लें, फिर उस बिल को कंपेयर करें तो ये अंदाजा आप लगा लें, गैस ना होने के बराबर है और बिल जो है वो आसमान से बातें कर रही है। तो ये हर साल इसी किस्म का तोहफा जो है हमारी हुकूमतें हमें देके चली जाती हैं। अब ये अखाड़े में उतरेंगी बड़े बड़े दावों के साथ, बड़े बड़े वादों के साथ, और फिर जब पार्लियामेंट में ये पहुंच के यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन बन जाते हैं और कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में इनको जो जबरदस्त किस्म के बंगले वगैरह मिले होते हैं ना, तो उसके मजे ही लूट लूट के 5 साल इनके गुजर जाते हैं। फिर कोई ना एहसास होता है ना इनको कोई परवाह होती है, क्योंकि वो तमाम तर सहूलियात इनके घर की दहलीज पर जो है वो मौजूद होती है। अच्छा हरमीत, वोट मांगने से पहले ना ये सारे काम हमें करके दे तो ही फिर हमने आपको वोट कास्ट करना है। आवाम के मौक़िफ़ इख्तियार कर लेना कि गैस दो, बिजली दो, तमाम तर सहूलियात दो ज़िंदगी को गुजारने के लिए, जो बेसिक नीड्स होती हैं जो किसी भी मुल्क में होनी चाहिए। बट ऑल दो वसाइल भरपूर होने के बावजूद भी हम हमेशा मसाइल का शिकार ही रहते हैं। गैस के ज़खायर की बात कर लें, मादनियात की बात कर लें, हम पानी की बात कर लें, हमारे अनटच एरियाज़ की बात कर रहे हैं, हम बलूचिस्तान जाएँ, हम नॉर्दर्न एरियाज़ जाएँ, हमारे पास क्या नहीं है हरमीत? चारों मौसम हमारे पास हैं और इतने खूबसूरत वसाइल, लेकिन नहीं है तो कोई लीडर नहीं है।
नहीं है तो कोई ईमानदार सियासतदान नहीं है, ईमानदार जो सिस्टम है, चाहे वो स्टैब्लिशमेंट या ब्यूरोक्रेसी है, कहीं ना कहीं आप देखें हम मुखलिस नहीं है इस मुल्क के, इस रियासत के साथ। उन्हें सब कुछ रब ने, कुदरत ने हमें नवाजा हुआ है। हम तो दुहाइयां दे रहे हैं, लेकिन घर की खवातीन बड़ी दुहाइयां दे रही हैं। बच्चे आजकल घर हैं छुट्टियों पे और बना के उन्हें कुछ दे पाते नहीं है, नाश्ता होता नहीं है ऑफिस जाने के लिए। जो है आप कि मर्द हजरात वो भी अच्छा खासा गुस्सा करते हैं कि जब चाय नहीं मिलती तो फिर मीटर आपका आउट हो जाता है। खैर ये जो मीटर है गैस का, ये क्या कहता है हम जान लेते हैं। हमारे मुख्तलिफ कॉरेस्पॉन्डेंट जो पब्लिक न्यूज़ के हैं मुख्तलिफ सिटीज़ में मौजूद होंगे, वहाँ से हमें अपडेट करेंगे। पिंडी से आपको पिंडी वालों की रुदात सुनाएंगे, कराची वाले क्या कहते हैं ये भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं लाहौर, जहाँ पर आजकल हमें गैस बज़ाहिर लग रहा है कि हमारे इर्द गिर्द तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि स्मोग और फोग ने बिल्कुल अंधेरा किया हुआ है। लेकिन ये जो फोग अभी इस वक्त हम देख रहे हैं, आज तो अंधाधुंध थी, अंधाधुंध थी। वो इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ मेरे गुलबर्ग से कायद आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट आने के लिए आप यकीन करें आपको 25 से 30 मिनट लग गए। और मैंने तो मैप लगाया, हमारे ड्राइवर साहब भी पूछ रहे थे मैडम आज आप मैप लगा लें, इसके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता। मतलब रोजाना का रास्ता ही भूल गए थे हम। खैर ये हमारा नहीं, हर किसी का यही हाल है। बट ऑल दो चले लाहौर चलते हैं और हमारे साथ सुधीर चौधरी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि स्मोग और फोग की क्या सिचुएशन है और फिर गैस की स्पेसिफिकली जिसके लिए हमने इनको सुबह सुबह उठाया है और हमने बुला ली है। सुधीर आपको हम गुड मॉर्निंग कहते हैं आज के प्रोग्राम में, और वैसे आप भी मुझे लगता है अर्ली राइजर ही हैं, हमारे साथ ही सुबह उठते हैं। लेकिन घर जिस गली में आप खड़े हुए मेरे ख्याल से वहाँ सारे उठे नहीं हुए। लेकिन आप क्या समझते हैं खवातीन क्या गिला करती हैं गैस के हवाले से और मर्द हज़रात कितना गुस्सा करते हैं? थैंक यू सो मच, वेरी गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जिस गली में खड़ा हूँ, चूँकि बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ हैं और इसलिए घरेलू ख़वातीन जो हैं वो भी आराम से ही उठती हैं। और जब उठती हैं तो सबसे पहले उनको एक शौक लगता है क्योंकि चूल्हे में गैस नहीं होती। और जब चूल्हे में गैस नहीं होती तो मियाँ साहब की शामें तो आ जाती है कि जाएँ जी नान चने लेके आए, दही लेके आए, बच्चों ने नाश्ता करना है। बच्चे भी माशाल्लाह जब छुट्टियाँ होती हैं नवाब ही होते हैं, 10-11 बजे उठते हैं और उठते ही सबसे पहले फरमाइश करते हैं कि हमने तो स्लाइस खाने हैं, हमने तो ब्रेड खानी है, हमने तो उबला हुआ अंडा खाना है, हमने ये चीज़ खानी वो चीज़ खानी। लेकिन गैस ना होने के बायस उनकी किसी भी ख्वाहिश पर अमल नहीं हो सकता और मजबूरन वही खाना पड़ता है जो कि बाजार से मिलता है। बाजार में लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं। एलपीजी के ऊपर दुकानदार अपनी सारी दुकानदारी खाने पीने का सामान वो तैयार करते हैं। दूसरी तरफ घरेलू खवातीन जो है, एक उनको बड़ा मसला होता है, खाना तो आ गया लेकिन इस सर्दी में चाय किसी सूरत नहीं मिल सकती, क्योंकि चाय बनाने के लिए आपको गैस किसी न किसी सूरत में चाहिए या इलेक्ट्रिक हीटर चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिक हीटर की तरफ चलते हैं तो वो बिजली आपके बारे में नहीं आती। और दूसरा मजे वाली बात आपको बताऊं, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक गैस आती है, जो उठ गया नाश्ता उसका, जो ना उठा वो फारिग है। इसके बाद 12 बजे गैस आती है, दोपहर का। एक तो ये सूरत हाल है, लेकिन माशाल्लाह आपने नाश्ता खड़का के किया और बड़े फ्रेश लग रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन ये और चीज जो पाजी, एक तरफ तो दावा भी किया जाता है कि हाँ टाइमिंग जो हमने रखी है बड़ी जबरदस्त किस्म की है कि सुबह 10 बजे तक आप उठेंगे तो गैस होगी और इसी तरह शाम के वक्त गैस आएगी। लेकिन पाजी अगर हम देखें बहुत से इलाकों में ऐसा है कि गैस तो नायाब हो चुकी है, तो क्या ये सिचुएशन वहां पे है या हुकूमत इंतजामिया जो है वो कहीं ना कहीं इस पे अमल दरामद कर रही है कि हाँ टाइमिंग जो उन्होंने दी है गैस होती है? जी बिल्कुल, जो टाइमिंग दी है इस टाइमिंग में प्रेशर कम होते हैं लेकिन गैस होती है, क्योंकि जब छोटे-छोटे कंप्रेसर मुख्तलिफ जगहों पे चल जाती हैं तो वो गैस को एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं और जो टेल एंड पे होते हैं उनको गैस नहीं मिलती। आपको बताऊं इस वक्त हमारे पंजाब और केपी में गैस की मजमूई तौर पर जो डिमांड है वो 2500 MMCFD है, जबकि उसको सप्लाई जो है वो 1845 MMCFD मिल रही है। और इस तरह तकरीबन 700 MMCFD का शॉर्टफॉल चल रहा है। और ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ सिर्फ 8 घंटे की गैस जो कि 24 घंटे के दौरान लोगों को मिलती है। अगर हम 24 घंटे को गैस सप्लाई करें तो ये जो शॉर्टफॉल है ये तकरीबन 1200 MMCFD पर पहुंच जाता है। हुकूमत ने जनवरी के लिए 2 स्पॉट कार्गो ले ली हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि अगर सर्दी ना बढ़ी तो सर्दी के अंदर भी गैस इसी तरह मिलती रहेगी। लेकिन अगर गैस सर्दी बढ़ गई, अगर टेम्परेचर 5 डिग्री से। अच्छा सुधीर, आप ही की बात से ऑब्वियसली मैं इस चीज़ का आइडिया लगा रही हूँ कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जहाँ पर जिनके पास वसाइल है ना वो क्या करते हैं, कंप्रेसर लगा लेते हैं। रही सही गैस जो एक स्पेसिफिक टाइम में बाकी लोगों को जानी होती है वो खींच लेते हैं और फिर वो मसाइल भी होते हैं। इस हवाले से कार्रवाइयाँ SNGPL की तरफ से काफ़ी ज़्यादा की जाती हैं। SNGPL भी काफ़ी एक्टिव है, बाकी कंसर्न डिपार्टमेंट भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ये इलीगल है ना बेसिकली, तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि कहाँ कहाँ हो सकती है कार्रवाई, कहाँ कहाँ करनी चाहिए? कोई इस हवाले से कैंपेन चल रही है?
जी बिल्कुल, 2 माह से ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं और 2 माह के दौरान रोज़ाना की बुनियादों पर 100 से 150 लोग ऐसे पकड़े जाते हैं जो कि फेक कनेक्शन के ज़रिए गैस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और दूसरा, जिन्होंने कंप्रेसर, छोटे-छोटे बॉक्स, इतना सा बॉक्स होता है, वो बमुश्किल 6x6 का बॉक्स होता है और वो गैस कंप्रेसर की तरह एक्सट्रैक्ट करके आपके चूल्हे तक पहुँचा देता है। लेकिन उसकी वजह से उस गली में मौजूद उसके हमसाये या दूसरे लोग जो होते हैं वो गैस से महरूम हो जाते हैं। इस तरह की कार्रवाई भी की जाती है। एक तो ये बॉक्स लगाना भी इलीगल है और दूसरा, इसको पकड़ना जो है वो भी कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, लिहाजा उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं करते, उसको सिर्फ 8 दिन के लिए सप्लाई मुअत्तल कर देते हैं, जिसके बाद सुई नॉर्दर्न गैस उसको दोबारा गैस देने का पाबंद होता है। इससे कबल सुधीर, एक और चीज अगर हम देखें, जिस तरह मैं शुरुआत में जिक्र कर रहा था कि मेरा दोस्त, मेरा कैमरामैन जो है बेचारा, सिर्फ 2 बंदे हैं, 70,000 रुपये उसने देना है इस बार बिल का। ये बिल के बिल जो है, बिजली गैस के जो बिल है, बिजली के बिल तो चलो चले गए, वो जमाना चला गया जब लोग धरनों पे निकल आए थे। अब ये मामला जो लग रहा है, क्या आपको लग रहा है कि अनकरीब कहीं ना कहीं ये एहतजाज भी निकल आएगा कि ये गैस का बिल पता नहीं कैसा आ रहा है, कितना ज्यादा आती नहीं है, बिल आ जाता है? जी बिल्कुल, इसकी थोड़ी सी मैं स्लैब्स आपको बता दूं। अगर आप एक जो 0.5 HM³ से कम गैस इस्तेमाल करते हैं तो आपको कम से कम बिल 2000 से 3,500 रुपए तक आएगा। अगर आप 1 HM³ गैस इस्तेमाल करते हैं जो कि सिर्फ घरेलू सुबह दोपहर शाम खाना पकाने के लिए और कभी कभार चाय पकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपकी 0.5 HM³ से 1 HM³ गैस इस्तेमाल होगी, जिसका बिल कम से कम 4 से 6,000 रुपए के दरमियान आएगा। 1,000 रुपए फिक्स चार्जेस हैं जो आपको देने ही देने हैं, जो कि पहले सिर्फ 40 रुपए होते थे, अब वो 1,000 रुपए फिक्स चार्जेस हैं। इसके बाद स्लैब्स बन जाते हैं 0.25 के ऊपर, 0.50 के ऊपर, 1 HM³ के ऊपर। और अगर आपने कहीं गलती से हीटर लगा लिया हीट लेने के लिए, या गीजर आपने छोटा लगा लिया जो कि इंस्टेंट है, तो आपको कम से कम बिल 1 HM³ से ऊपर आएगा और आपका बिल 8 से 10,000 रुपए हो सकता है। ये शहरियों को वार्न करने की भी जरूरत है। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है सुधीर। अगर हम बात करें जिस किस्म के बिल, किस्म की चीजें आ रही हैं, बहुत शुक्रिया साहब। साथ साथ हमारे साथ ये भी मुजम्मिल सहरवर्दी भी कराची से मौजूद है, सुहा उसकी तरफ चले जाते हैं, उससे पूछ लेते हैं कि कराची की क्या सूरत हाल है। लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में तो हालात भाई ऐसे हैं जो आपके सामने। मुजम्मिल, कराची की बात कर रहे हैं, वहां पे लोड शेडिंग चाहे वो बिजली की हो, माजी में हमने देखा, लेकिन अब गैस के जो हालात हैं, जिस तरीके से लोग तपे भी हुए हैं क्योंकि सुबह न गैस होती है, वैसे तो कराची का मौसम भी अच्छा होता है, लेकिन पाजी ये बताए कि कैसी लोड शेडिंग, क्या ज्यादा है या हमारे आज इतनी ज्यादा उससे कम है वहां पे? अरे मैं आपको देखें, सबसे पहले मसला जो है वो सिर्फ गैस की लोड शेडिंग का नहीं है हरमीत। यहाँ पर जो है गैस की लोड शेडिंग से पहले जब दिसंबर में पूरे पाकिस्तान में फेस, जबकि कराची जो है वो सितंबर से गैस लोड शेडिंग का सामना कर रहा है। जब हमारी इस हवाले से बात होती है दूसरे इदारों से, तो इदारे के तर्जुमान का कहना ये होता है कि ये मामलात की लोड शेडिंग, 11 घंटे की लोड शेडिंग का ऐलान सितंबर में कर दिया गया था कराची में, और इस वक्त जो है 22 से 20 घंटे जो है वो बहुत से इलाकों में गैस आ रही है। सुबह के टाइम पे जब स्कूल में बच्चे जाते थे तो वो उस पर तो एक परेशानी का मामला था। आजकल विंटर वेकेशन थे तो इतना जो सिर्फ ऑफिस पर काम जाने वाले लोग हैं उनको दोहरी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पहले वो सुबह उठेंगे, होटल से नाश्ता लेकर आएंगे, उसके बाद फिर वो घर वालों को नाश्ता करवा के फिर वो जाएंगे। इसी वजह से होटलों पर जो है वो ज़्यादा रश है। चाय के होटल है या पराठे हैं, लोग वही खरीद के, सुबह चाय भी होटलों से खरीदी जा रही है, पराठे भी होटलों से ले जाकर सुबह नाश्ता किया जा रहा है। सुबह के औकात में भी गैस नहीं होती है, रात के औकात में भी गैस नहीं होती है। रात की बात की जाए तो जो खाने के होटल है वहाँ पर रश होता है, और सुबह चाय के जो नाश्ते के होटल्स हैं वहाँ पर बेइंतहा रश होता है क्योंकि घर में गैस आ ही नहीं रही है। जिस तरह सुधीर बता रहे थे कि एक इक्विपमेंट आती है, लोग घरों पे लगाते हैं। कराची में वो जब शुरू हुई थी वो 700 रुपए का एक आला बिकता था जिससे गैस खींचते थे, और वो कानूनन जुर्म है और उससे दूसरे लोगों का हक मारा जाता है, मगर लोग इस बात को नहीं समझते और लोग वो इक्विपमेंट लगाते हैं घर पे, जिससे जो है शदीद मुश्किल का सामना लगा रहे हैं इस बात का कि अगर गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है और लोड शेडिंग की जा रही है, लेकिन नाम लगाया जा रहा है कि नहीं हम तो लोड मैनेजमेंट कर रहे हैं। आपको पता है कि आजकल ट्रैफिक भी काफ़ी हाई है, शादियों का सीजन चल रहा है, अब होटल रेस्टोरेंट्स जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल भी करते हैं, तो आप क्या समझते हैं गैस का जो सिलेंडर है उसका इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है ऐसी सिचुएशंस में। तो जो लोग हैं कराची के वो इस हवाले से क्या रिव्यू कर रहे हैं? पिछले जैसे आप बता रहे हो 4 माह पहले कह दिया था कि 11 घंटे की, और फिर 11 पर 22 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है।
सुहा, हमने इस पे स्टोरी भी की थी कि जो लोग हैं वो घर से गैस सिलेंडर भरवाते हैं, तो उस पर हमने जहाँ इलाके कुरंगी से हमने स्टोरी की थी जिस पर कि लोगों ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। इंतहाई ख़तरनाक है, एक बम की सूरत इख्तियार कर सकता है। उसके बाद 2-3 वाक़यात भी कराची में पेश आए हैं कि सिलेंडर के बम धमाके, सिलेंडर है वो फटा है घर पर। अब सिलेंडर की जो खरीदारी है वो लोग बहुत मजबूरी में करते हैं। उसकी वजह यही होती है कि कुछ ना कुछ तो करना ही है, या तो लकड़ियों के दौर में वापस चले जाए, घर पे लकड़ियाँ जलाएं। हमने कराची में ऐसे घर दिखाए कि जहाँ पर लोग इस वक्त लकड़ियाँ जला रहे हैं अपने घर की छतों पर और वो लकड़ियों पर खाने पका रहे हैं। और ये बिल्कुल ये सिचुएशन ये थी कि या तो लोगों ने 2-2, 3-3 किलो के सिलेंडर घर पे रखे हुए और वो खरीद के घर पे लेके जा रहे हैं। तो सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। और इस हवाले से जब हमारी बात हुई थी, आप क्लीन चिट पे है ना कि अभी जो ऑन स्क्रीन हमें अभी इस वक्त जो फ्रेम दिखाई दे रहा है उसमें आपके पीछे जो मतला है वो काफ़ी क्लीन नज़र आ रहा है। तो मौसम वहाँ ठीक है, लाहौर में तो आज काफ़ी फोगी हुआ है। हाँ, गैस की सिमिलैरिटीज़ दोनों जो हैं हमारी सिटीज़ उसमें एक जैसी है। बहरहाल थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, हमें सुबह सुबह अपडेट करने के लिए। गैस पर हम अपडेट कर रहे थे लेकिन लोगों को भी साथ साथ शामिल कर लेते हैं। और अब एक हमने आपको लेके जाना है जुड़वा शहर, यानी हमने आपको पिंडी लेके जाना है। पिंडी में जो लोग हैं अब वो क्या कहते हैं, पिंडी बॉयज़ बड़े इस हवाले से मशहूर हैं। और आपको पता है कि पिंडी की जब हम बात करते हैं फिर हम इस्लामाबाद की भी बात करते हैं। तो अब वहाँ के लोग क्या कहते हैं इस हवाले से, अर्ली टू राइज, मतलब मैंने देखा है लोगों को नॉर्मली इस्लामाबाद जो पिंडी के लोग हैं हरमीत वो जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं। उनका ये वाला सीन है कि देर तक जागना है और रात को 2 बजे एक चाय का कप पीना है और उसके बाद ही फिर हमने जो है अपने दिन का आगाज़ करना है। खैर वहाँ के लोग क्या कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान मुगल। वो इस वक्त कहाँ पर है, उनकी लोकेशन क्या है, वो हम उनसे जान लेते हैं। उस्मान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। और आपने इर्द गिर्द अच्छा किया कि लोगों को इकट्ठा कर लिया है। लोगों की जो पब्लिक की आवाज़ है ना वही हमने बनना है। और पब्लिक क्या कहती है जरा लोगों से बात करके हमें बताएं कि गैस ना होने पे कितने सीख पा हैं आपके इर्द गिर्द के लोग। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोहा। और क्योंकि आज रावलपिंडी के अंदर इस वक्त हम मशहूर तजारती मरकज़ कमर्शियल मार्केट से हम आपको इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। और क्योंकि रावलपिंडी के अंदर गैस की गैर लानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और ये काफ़ी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। और इसकी वजह से न सिर्फ ताजर बरादरी बल्कि जो घरेलू सारिफीन हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का जो सामना करना पड़ रहा है। घरेलू सारिफीन भी महंगे दामों सिलेंडर भरवाने पर मजबूर हैं, महंगे दामों लकड़ियाँ ख़रीदने पर मजबूर हैं। और जो लकड़ी पहले जो है वो 1000 रुपये या 1100 रुपये फ़ी मन के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही थी, उसके रेट में 500 रुपये तक का जो वो इजाफा कर दिया गया है और वो लकड़ी अब 1600 रुपये फ़ी मन तक जो वो पहुँच चुकी है। इसी तरह जो कमर्शियल सिलेंडर हैं उनकी कीमतों में भी जो वो इजाफा कर दिया गया है। जबकि साल 2019 से जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए जो नए मीटर्स का इजरा था वो बंद किया गया है। 4 साल का अरसा गुजर चुका है, अभी तक उस पर जो वो अमल दरामद नहीं किया जा सका। इस वक्त घरेलू सार्फिन हमारे साथ मौजूद हैं, ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। बताएं, गैर लानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, क्या समझते हैं कारोबार पर कितना फर्क पड़ चुका है अभी तक? जी बहुत शुक्रिया आपका। सुबह 6 से 9 तक इन्होंने ऐलान किया हुआ है कि हम आपको गैस देंगे, लेकिन 6 से क्या 1 घंटा भी गैस नहीं आती सुबह। और इसी तरह 12 से 2 और शाम 6 से 9 का ऐलान है, लेकिन इसमें हमें 3 घंटे भी गैस नहीं मिलती टोटल। तो हम सब लोग बहुत परेशान हैं। लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, जिसकी वजह से ताजर भी बहुत परेशान है और घरेलू लोग भी बहुत परेशान हैं। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और गैस जो शेड्यूल इन्होंने दिया हुआ है वो भी उस टाइम में भी हमें गैस नहीं मिल रही। तो हमारे इनसे ये भी पूछिएगा कि इस पे कारोबार पर कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, बहुत सारी सी चीजें जो हैं वो भी एलपीजी की अगर बात की जाए, लकड़ी की बात की जाए तो वो भी महंगी होती चली जा रही हैं। जो सिलेंडर है उनकी कीमतों में कितना इजाफा किया गया है, कितनी मुश्किलात? सिलेंडर आए दिन जो है वो नए रेट निकालते हैं। जो रेट हुकूमत दे रही होती है उस पर हमें सिलेंडर नहीं मिलता, उससे महंगा ही मिलता है और दिन ब दिन इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि जो ताजर हैं वो अपनी रुदात सुना रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो सिलेंडर है उनकी कीमतों में 150% तक जो वो इजाफा किया गया है। इससे पहले भी 18 दिसंबर को भी रावलपिंडी के तमाम ताजर बरादरी जो है वो सरापा एहतजाज थी। रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक जो है वो मार्च किया गया, ओगरा के बाहर जो वो एहतजाजी धरना दिया गया। आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं उनसे बात तो आपने की है, लेकिन जो छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं, जिन्होंने ठेला लगाया हुआ है, जिन्होंने छोटे छोटे रेस्टोरेंट खोले हुए हैं, जिनके तंदूर हैं, छोटे बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, वो गैस की लोड शेडिंग की वजह से कितने मुतासिर हो रहे हैं?
जी बिल्कुल, यहाँ पे जो छोटे ताजर हैं वो भी इस सारी सूरत हाल से काफ़ी उनको शदीद मुश्किलात का जो वो सामना करना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि पहले जो बिल 5 से 6 हज़ार के दरमियान आया करते थे, अब वो 12,000 रुपये तक आ चुके हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो जारी है और इस वक्त घरेलू सार्फिन जो है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बताएं कि ताजरों का मामला तो अपनी जगह है, लेकिन जो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला है पूरा शहर उससे मुतासिर है। क्या समझते हैं घर में कितनी मुश्किलात का सामना है? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जनाब कि आप लोग आ गए और हमारे घरेलू सार्फिन से आप लोग पूछते, हम आपका शुक्रगुजार है। हमारे घरेलू सार्फिन का तो यही ख्यालात है कि हमारे सुबह बच्चे जो स्कूल जाते वो भी भूखे पेट चले जाते हैं। हम लोग मजदूरी करने जब निकल जाते, कोई टैक्सी चलाते, कोई दिहाड़ी लगाते, कोई कुछ भी काम कराते, वो बेचारे भी भूखे पेट घर से निकल जाते, क्योंकि सुबह सुबह गैस चली जाती है, शाम को हम फिर आ जाते घर, शाम को फिर गैस नहीं होते, भूखे पेट चले जाते, भूखे पेट वापस आ जाते। और जहाँ पर हम दिहाड़ी लगाने चले जाते, पहले अगर हमको किसी ने चाय पिलानी होती थी तो उनके घर में भी गैस नहीं होते। घरों में तो गैस का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया है और घरों में हमारे घर ऐसा होते कि यहाँ पर तो मतलब ईंधन जलाने का जगह भी अक्सर नहीं होती और किराए के मकान होते हैं अक्सर, तो किराए के मकानों में मालिक के पूछने के बगैर हम लकड़ी जला नहीं सकते, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात है इसकी वजह से। और जो होटल वाले, अगर हम होटल पे चले जाए खाना खाने तो उन बेचारों का भी यही ख्याल है कि उधर भी गैस नहीं होते, उधर भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, तो हमारा बेड़ा गर्क हो गया है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि ताजर बरादरी के साथ साथ जो घरेलू सारिफीन हैं वो भी काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो सिलसिला जारी है इस वक्त रावलपिंडी में, उसके बाद गैर। और इस वक्त जो मैंने ऑन स्क्रीन देखा, यकीनी तौर पर आप भी उसकी इंटेंसिटी फील तो कर ही रहे होंगे हरमीत, कि आम आवाम जो है वो इतना बिल बिला रही है, इलेक्शंस का शोर है और बोलबाला है, तैयारियां कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है, कैंपेन हो रही है, पैसे लग रहे हैं, लेकिन आम ले मैन उतना ही परेशान है। समझ नहीं आती उसको कि वो जाए कहाँ। पूरी रुदाद अपने घर की जो इस शख्स ने, उस शहरी ने सुना दी है ना कि घर जाओ तो ये मिसाइल, बाहर जाओ तो ये मिसाइल, बाहर जब आप चले जाते हो। देखो जाहिर बात है सोहा, बहुत सारे हालात हैं, फिर जो हालात मुल्क के हैं और जो चीजें हमारे सामने, एक तस्वीर सुबह सुबह जो अखबार हमारे सामने आती है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो सामने आती है तो कहीं ना कहीं पूरा असर डालती है आपकी पूरी जिंदगी पे, पूरे दिन पे। और फिर हम अगर घरों की बात करें, बहुत सारे लोग यहाँ से मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ देही इलाकों से आके यहाँ पे जिंदगी बसर करते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे लोग किरायों के घरों में रहते हैं, गैस का बिल दे, बिजली का दे, हर दूसरा दिन जो बिल आता है उतना ज्यादा। और फिर आपने बात की कि रेस्टोरेंट्स में खाना कब तक आप खाएंगे। बहुत सारे लोग जो है मजदूरी के लिए, काम के लिए, बेरोजगारी भी उसकी भी शरह बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं लोग जो है परेशान है। आम आदमी के पास जब आप जाते हैं, वो जो रुदात सुनाता है, कहीं ना कहीं आपको अंदाजा होता है कि ये मामला जो है, ये एक आम आदमी की जो भाषा है, आम आदमी की जो सोच है, वो कहीं अभी तक वहां तक नहीं पहुंची जो पहुंचनी चाहिए। तो आपकी बात दुरुस्त है कि एक तरफ तो दलदल है, जिंदगी घूम रही है कि रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, रोटी जब खानी होती है तो गैस नहीं आती। खैर ये सारे मसाइल जो हैं डिमांड और सप्लाई के हैं। हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट मौजूद है, डॉक्टर शुएब अहमद इन्हें कहते हैं, और आज के प्रोग्राम में हम आपको वेलकम कहते हैं। डॉक्टर शुएब, इस हवाले से एड्रेस कीजिएगा कि लोड मैनेजमेंट की जा रही है, स्पेसिफिक आवर्स है जिनमें आपको सिर्फ गैस की सप्लाई होती है, उसमें भी शहरी कहते हैं कि प्रॉपर अवेलेबल नहीं होती, बहुत ज़्यादा कम आ रही होती है। तो ये जो लोड मैनेज किया जा रहा है और डिमांड सप्लाई जो है वो मैनेज नहीं हो पा रही, फिर भी आप क्या समझते हैं इस क्राइसिस को किस तरह से कवर किया जा सकता है? सोहा और हरमीत, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और मुझे जब पता चला कि मैंने आपके चैनल पे आना है तो मैं अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को पैकअप करके, ये मेरा आजकल ज़रा जिम का और एक्सरसाइज का टाइम होता है, तो मैं आपको बताऊं, मैं 3 बातें करूंगा और मेरी ख्वाहिश होगी कि आप मेरी तीनों बातें ज़रा ऑन रिकॉर्ड ले आइएगा, और इनमें से कहीं पर भी अगर इसमें कोई कमी कोताही हो तो मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने के लिए तैयार हूँ। ठीक है जी, क्योंकि चैनल पे बात करते हुए बड़ा मुतात होना पड़ता है। पहली बात, नंबर 1, ये जितना आपने रोना धोना अभी दिखाया ना, मैं बड़ा तवज्जो से सुन रहा था उन लोगों की बातों का। मैंने होश संभाला और माशाल्लाह कोई हाफ सेंचुरी मैंने भी कंप्लीट कर ली अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी की। मैंने 50 सालों में मैंने यही रोना धोना देखा है। ठीक है, अब सुनिएगा आगे मैं आपको वजह बताता हूँ। ठीक है, मेरे FSC के टीचर थे, CH4 मीथेन का बॉन्ड कहते हैं इसको, गैस को। और उस जमाने में ये हालत थी 70s 80s, वो तो खैर हमारा बचपन था, 80s के बाद का जो दौर था, तो हालत ये थी हमारी पाकिस्तान में कि आप बिलीव नहीं करेंगे, आप लोग तो यकीनन दोनों बहुत छोटे हैं, कि पाकिस्तान में जो चूल्हा हुआ करता था ना, गैस का चूल्हा, इसको बुझाया नहीं जाता था कि भाई माचिस जाया हो जाएगी।
यानी हमारे पास हम 19वां बड़ा मुल्क है दुनिया के अंदर, जहां हमारा करप्शन का ग्राफ या वहां तो हम बहुत ही मतलब बदनामी का शिकार है ना, लेकिन हम गैस की प्रोडक्शन में दुनिया के अंदर 19वां बड़ा मुल्क थे। ठीक है जी। अगर दुनिया में किसी एक लाइन में आपको बैड गवर्नेंस के लिए कोई क्लासिक एग्जांपल देनी हो ना, तो बदकिस्मती से, अब मैंने कल बड़ा जबरदस्त सेलिब्रेट किया है कायद आज़म की बर्थडे को, लेकिन आज मैं वाकई उनके सामने शर्मिंदा हूं कि ये खूबसूरत तरीन मिसाल है पाकिस्तान दुनिया में बैड गवर्नेंस की। आज आप देखिए ना, लीडरशिप होती है, मैं सारी जिंदगी मैंने दुनिया को लीडरशिप पढ़ाई। लीडरशिप कहते हैं एक तरफ उसके लीडर होता है, एक तरफ उसका फॉलोअर होता है, और तीसरी तरफ उसकी नब्ज होती है, नब्ज जो डिमांड ऑफ सिचुएशन। आज आपकी डिमांड ऑफ सिचुएशन क्या कह रही है कि लोगों के पास बुनियादी जरूरियात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन देखें आपने शुरू में कहा ना कि लोगों ने काफी रोना धोना किया है, चलिए ये तो हमने कर लिया, लेट्स कम टू ऑल दो सॉल्यूशंस जो कि पॉसिबल मैं उसी तरफ आ रहा हूं ना, मैं वही कंसाइज कंक्लूड सवाल है करता मेरा, कंसाइज से सवाल है सर, सुन ले सर। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम एनर्जी क्राइसिस को फॉर द टाइम बिंग कैटर करना चाहते हैं, तो मैंने शुरू में कहा था कि वसाइल हमारे पास बहुत ज्यादा मौजूद है, लेकिन चलिए मौजूदा वसाइल की बात कर लेते हैं, उसमें किस तरह से इसको मैनेज किया जा सकता है, आप क्या सजेस्ट करते हैं बीइंग एनर्जी एक्सपर्ट? जी देखिए, हमारा 650 अरब का ना इस वक्त गर्दिशी कर्जा हमारे ऊपर पड़ा हुआ है ना। ठीक है। हमारे डिफॉल्टर्स कौन है? जी जी। आप कैमरा उठाइए, मैंने उस दिन टीवी के प्रोग्राम में बिजली पे ये बात की है, मैं आज आपके प्रोग्राम में गैस पे बात करता हूँ। ठीक है। आप जरा उठाएं अपना कैमरा, अपनी टीम को, आपके पास बहुत बड़ी रिसर्च टीम है, आप उठाएं और आप डिफॉल्टर्स की एक लिस्ट निकालें, और उसके अंदर सबसे ज्यादा डिफॉल्टर आपको गवर्नमेंट के इदारे मिलेंगे। बिल्कुल ठीक। आप घर से शुरू करें ना। देखें, स्वीप बिफोर योर ऑन डोर, वो मैं यहां से ये बात करता हूं, मैंने कहा ना मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके प्रोग्राम में लेने के लिए तैयार हूं। आप सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्टर्स चेक कीजिए, गैस के अंदर डिफॉल्टर्स कौन है, गैस के महकमे का आज की हाल किसने किया है। आपको पता है मीटर रीडर्स ने आगे अपने बंदे रखे हुए होते थे, जो जाके एक फेक बिल डाल के और उसके बाद वो कर दिया। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। आप यहाँ पे सूरत हाल तो देखें, मैंने आपको सोल्यूशन बताया, ये गवर्नेंस का इशू है, इसका गैस की कमी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, एनर्जी की कमी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आज ये वो लोग जो लोग आज अरबों रुपए सिर्फ सीटों को जमा करने और सीटों को माइनस करने के लिए इकट्ठे कर रहे हैं ना, ये सिर्फ यकजान होके ये बैठ जाएं और ये सिर्फ ये कह दें कि मैं डॉक्टर साहब जो आप फरमा रहे हैं इसमें कोई शक नहीं कि बैड गवर्नेंस तो है, लेकिन आपने जो बात की कि कहीं ना कहीं कई दिहाइयों से हम देख रहे हैं कि ये मामला चल रहा है, और ये रोना हम सर्दियों में रोते हैं, बिजली का रोना हम जो है गर्मियों में रोते हैं। क्या लगता है सर, अब आने वाली नस्लों को बचाने के लिए, आने वाली नस्लों को रिलैक्स करने के लिए क्या किया जा सकता है? हम तो देख रहे हैं सारी चीजें जो हमारे सामने है। देखिए, मैं उस दिन मेरे एक क्लाइमेट के ऊपर था मेरी एक कॉन्फ्रेंस, मैंने उनको 22 इदारे वो गिनवाए हैं जिनके हमारा इस वक्त, आपको पता है कि हमारा तकरीबन 7 अरब रुपए का जो है ना तकरीबन पर मंथ हमारी सैलरीज जाती है और 8 अरब हमारी पेंशन जाती है, तो 15 अरब रुपए तो हमें सर्वाइवल को सिस्टम के लिए अभी भी चाहिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तकरीबन 22 मुल्क के ऐसे इदारे हैं जो जिम्मेदार हैं इस बात के कि पाकिस्तान का क्लाइमेट कंट्रोल में रहे। इस वक्त तकरीबन 8 ऐसे पाकिस्तान के इदारे हैं जो इस बात के जिम्मेदार हैं कि आपकी गैस आपके घरों में शॉर्ट ना हो। मैं यही तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसका ये टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ना गैस की कमी का कोई इशू है ना कोई और इशू है। ये इशू सिर्फ और सिर्फ इस चीज का है कि जिसका जो काम है, जो इस मुल्क में जिस चीज का जिम्मेदार है, आप प्लीज अपने इस चैनल पे बैठ के सिर्फ ये कहा करें कि खुदा के लिए इस मुल्क के साथ सिंसियर हो जाओ। जहां तुमने अपनी लूट खसूट मचाई हुई है वहां उसमें से थोड़ा सा कुछ निकाल के वक्त इस मुल्क को दे दो, ये मुल्क ठीक हो जाएगा। आप यकीन करें ठीक हो बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो मुल्क में जो बैड गवर्नेंस की जो आप बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस सिस्टम को डीरेल करने के हवाले से अगर हम करें, इस पटरी पर लाने की अगर कोशिश की जाती, तो आज ये वो जो सिचुएशन है हमें और हमारे आने वाली नस्लों को ना देखनी पड़ी। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। और सुहा, अगर हम देखें बहुत सारे मसाइल हैं, खासकर जब सर्दियाँ आती हैं तो फिर इसी तरह की सिचुएशन होती है, आम आदमी का जो रोना है उसी तरह होता है। लेकिन जो बातें आपने सुनी आम आदमी की हमने पहुंचाने की, और हमारी कोशिश होती है कि ये बातें पार्लियामान में बैठे जो लोग हैं जो सिस्टम को चलाते हैं उन तक भी पहुंचे। लेकिन देखते हैं, यहाँ मेरे ख्याल में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं और फिर आपके साथ दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सो अगर हम देखें सियासी अखाड़ा जो है वो सज चुका है और इस दंगल में कूदने के लिए बहुत सारे हम देख रहे हैं कि पहलवान तो कूद गए, लेकिन बहुत सारे पहलवानों को जो है वो कहीं ना कहीं साइड लाइन पे किया गया है। ताहिर मलिक साहब हमारे साथ हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम में वो आपको नजर आते हैं, तो उनसे जान लेते हैं। ताहिर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, गुड मॉर्निंग। आपने हमें वक्त दिया। ऐसा लगता है पाजी आप अभी भी एक्सरसाइज से आए हुए हैं। नहीं, वो सुबह जो है ना, वो साफियों की सुबह बड़ी देर से होती है। आप लोग तो दलेर लोग हो, जल्दी उठ जाते हो, हम जरा सोचते हैं। चलिए सर, ये चाय कॉफी जो आप पी रहे थे ना, इसने आपकी आंखें भी खोल देनी है, लेकिन कोई ऐसी दवाई हमें भी बताएं जिससे हमारे सियासतदानों की आंखें खुल जाएं। तैयारी बड़ी अरूज पे है और सारे सोच रहे हैं कि कैंपेन कैसे करनी है, वोट कैसे लेना है, हल्के में कैसे जाना है, अवाम को कैसे कन्विंस करना है, लेकिन क्या कोई ये सोच रहा है कि इस मुल्क के मसाइल को कैसे दूर करना है, मुल्क की मफाद के बारे में आपको लगता है कोई जमात इस वक्त एज ए लीडर सोच रही है? देखिए, सुबह सुबह मायूसी फैलाना अच्छी नहीं होती, मगर मैं क्या करूं, मैं थोड़ी सी जो आप जैसे लोगों से इल्म आ जाता है, फिर हम आप जैसे लोगों से एमी रंगबाजी करते हैं, आप बड़े समझदार हैं। वो कल मैं वर्ल्ड बैंक को पढ़ रहा था, वर्ल्ड बैंक ने एक बात कही है जो बड़ी संजीदा बात है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए वार्निंग ये है कि जो आपने मुआहदा किया IMF से, जो मर्जी हुकूमत हो, PTI आ जाए, पीपल्स पार्टी आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, कोई आ जाए, उन्होंने कहा आपके पास रास्ता नहीं है माशी कोई तब्दीली का। आप टैक्स ना बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं, गरीबों को आप कोई रिलीफ नहीं दे सकते, कोई सब्सिडी नहीं आप दे सकते, आप पेट्रोल की कीमत सस्ती नहीं कर सकते। यहाँ तक कि कल जो हमारे साबिक वजीर खजाना है अपना, उनसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा ये जो बिलावल का बयान है ना, मैं 300 यूनिट फ्री कर दूंगा, या कभी कभी लीव हान टाइप या इस्तेकामे पार्टी कहते हैं, उन्होंने कहा ऐसी कोई चीज आप कर ही नहीं सकते जो आपने मुआहदे किए हैं, और अगर आप मुआहदे पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो आप डिफॉल्ट हो जाएंगे। तो 50% जो आम आदमी का कंसर्न होता है सियासत से या इलेक्शन से, वो यही होता है कि कोई रिलीफ मिल जाए, बिजली सस्ती हो जाए, कोई सैलरी बढ़ जाए। तो आपके लिए, मतलब आम आदमी के लिए इस इलेक्शन में मेरे ख्याल में कोई खबर नहीं है। 50% जो इकोनॉमी सबसे बड़ा इंटरेस्ट है वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। पॉलिटिकली वैसे ही धुंध है, नजर ही कुछ नहीं आ रहा। धुंध तो सर वाकई बहुत है। मलिक साहब, एक और चीज जो हमें नजर आती है, खासकर इलेक्शन कमीशन के हवाले से अगर हम बात करें, काफी मुतनाज़ा ये इदारा अपने आप को आप कह सकते हैं कि बना दिया है। अब जो सूरत हाल है, आपको पता है कि माजी में RTS बैठ गया, फिर RMS आ गया, 32 करोड़ की लागत आई है सर उस पर, और कहा जा रहा था कि अगर इंटरनेट डाउन भी हो जाता है या उसको किया भी जाता है तो कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है वो पहुंच जाएंगे। लेकिन RMS का जो 2 दफा तजुर्बा हुआ है कल परसों, तो उसमें भी वो कहीं ना कहीं बैठ गया है। सर आपको क्या लगता है, ये एक साजिश है, बिठा दिया गया, ये बैठ गया है, या इसको इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाएगा? और इसी तरह बल्ले की निशान के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि परवेज खटक ने कहा है कि मुझे तो कहा गया पर मैंने तहरीर दिया कि भाई मैंने नहीं लेना ये बल्ले का निशान। तो ये चीज बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हो रही है सर? हालांकि इलेक्शन कमीशन तरदीद कर रहा है, लेकिन मामला इतना सिंपल तो नहीं है। जब दुरुस्त कह रहे हैं, मेरा ख्याल है जब किसी निजाम का दिल और दिमाग बैठ जाए तो फिर हर चीज बैठ जाती है। मैं तो समझता हूँ कि हमें बड़ा बुनियादी तौर पे एक क्वेश्चन है जो हमने अभी तक जवाब नहीं दिया। कल हमारे जो पाकिस्तान के बानी हैं उनका भी योम पैदाइश था, और कमाल है हमारे PTV ने योम वफात कह दिया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब तक हम लोग ये फैसला नहीं करते, और हमसे मुराद ये फैसला आपने मैंने नहीं करना, आपने तो जिनको ये हमारे जो रूलिंग लीड है उसको ये फैसला करना है, जो अभी तक हमने 75 साल से नहीं किया, कि राइट टू रूल किसका है। क्या आप मुल्क जो है वो वोट के साथ चलाना है? वोट से मुरादा मुशावरत करके जो लोग आएंगे वो फैसला करेंगे, वो वोट से आएंगे, वोट से जाएंगे, कि यहाँ जो ताकतवर तबके हैं वो फैसला करेंगे। तो अगर आप फैसल वाडा को सुने, अगर 4-5 महीने से अगर आप सुने, तो मुझे तो लगा कि आप जैसे मेरे जैसे 2000 जो बनते हैं बड़े तजिया निगार और साफी, वो एक बिल्कुल मक्खी हैं हम उसके आगे, क्योंकि उसने कह दिया था 6 महीने पहले, फरमा दिया था फैसल वाडा ने कि ना PTI होगी, ना बल्ला होगा, ना वोटर होगा, ना उम्मीदवार होगा। आजकल फैसल साहब जिसे थपकी ले रहे हैं वो फिर देखिए ना, मुफाहमत के बादशाह है, वो कुछ ना कुछ तो समझा ही देंगे ना आपको, और हमें तो समझा नहीं सकते वो। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग या PDM की हम बात करें, आपने डिफॉल्ट की बात की, तो 16 माह की गवर्नमेंट में बार बार यही राग अलापा उन्होंने कि हमने डिफॉल्ट से बचा लिया, हमने डिफॉल्ट से बचा लिया। अब आप क्या समझते हैं, सारी जमातें जो हैं इस वक्त जिस तरह से इलेक्शन
इलेक्शन कैंपेन को ड्राइव कर रही हैं। आपने 2-3 नाम तो सुने होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड आपने बहुत सुन लिया, हम तो सुन के थक गए सर। दूसरा लाडला प्लस, फिर किंग पार्टी। बड़ी क्लियर पिक्चर नहीं है सर आपके हमारे सामने कि आखिर हो क्या रहा है। अवाम इतनी बाशऊर, तो इनको पता लग रहा है कि केसेस क्लियर हो गए, रास्ता क्लियर हो रहा है, और ऑलरेडी कह रहे हैं कि लाहौर से नहीं बल्कि रायविंड से वज़ीर आज़म होगा। तो इतनी क्लियर पिक्चर में क्या वोट कास्ट करना है? पिक्चर तो वही है, वो सुल्तान राय भी वही है, मुस्तफ़ा कुरैशी भी वही है। वो मुझे एक वाकया याद आ गया, हमारे बचपन में एक शो आया करता था, उसमें वो शो में ना एक बंदा दीवार पे लिखते थे, तुम तो कंप्यूटर की जनरेशन है ना, तो हम हाथ वाले लोग थे। तो वो कहता तुम क्या कर रहे हो? कहता मैं फिल्मों के नाम लिखता हूँ। कहता फिल्म का क्या नाम है? इतना लंबा नाम, एक हसीना एक आशिक। तो वो कहता तुम इतना लंबा लिखते हो? कहता हम लंबा नहीं लिखते, हम एक दो बदलते रहते हैं, हसीना और आशिक वही रहते हैं। कभी हम 2 हसीना 1 आशिक कर देते हैं, कभी 2 आशिक। तो वो कोई 2018 में भी यही था, 2013 में भी यही था, 2008 में भी यही था। सारा ये कोई नई बात नहीं जो हो रहा है। फर्क ये है कि पिछली दफा जो खबरें इमरान खान की बनती थी वो अब नवाज शरीफ की बन रही है, जो अब नवाज शरीफ की बनती है वो उसकी बनती है। हिस्ट्री हैज रिपीटेड इटसेल्फ वाली बात से मुझे एक बात याद आई है। मोहम्मद अली दुरानी साहब ये कहते हैं कि 70s की जो टाइमिंग्स थी, और हम देख रहे हैं कि उस वक्त जो इंतखाबात हुए थे उसके बाद जो रिजल्ट आया था, बिल्कुल सिनेरियो वही नज़र आ रहा है। तो उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल देखा है। हमने वो चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, वो चीज़ें देखी हैं जो कि अब दोबारा हम नहीं देखना चाहते। लेकिन आपको लगता है कि वही तमाम मामला हो रहे हैं और वही उसका रिजल्ट भी वही आएगा जो उस दफ़ा आया था? देखिए ना, मुख्तसर सी जो कहानी अच्छी नहीं है हमारी। 1970 में पहली दफा हमने एक बंदा एक वोट पे इलेक्शन कराए, और उसी की आज मेरा ख्याल 50 साल से ज्यादा हो गए, हमने अभी तक असेंबली का इजलास ही नहीं बुलाया। 1970 में जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद आपके सदर ने असेंबली का इजलास बुलाना, आज तक हमने इजलास ही नहीं बुलाया। तो हम वहीं के वहीं खड़े हैं, 53-54 ईयर्स हो गए हैं शायद, कि हमने जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें ये फैसला करना होगा कि क्या हमें ट्रस्ट कर लेना चाहिए पाकिस्तानी वोटर पे, क्या हमें ये ट्रस्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान के लोग अच्छे लोग तलाश कर सकते हैं अपने MNA MP, और मेरी राय में हम कर सकते हैं। जब तक हमारे हुक्मरान तबके में ये फियर कह लें या उनकी ये परसेप्शन है कि शायद ये फैसले अच्छे नहीं होते, ये पॉलिटिशियन सही नहीं आते, हम इनको कंट्रोल करें। मुझे ऐसे लगता है हमारे सर पे एक बड़ा भाई बैठा है जो समझता है कि इसको फैसले सही करने नहीं आते, वो कंफ्यूजन है। हमें एक फैसला करना पड़ेगा या वोट से सब एक और चीज ठीक कहते हैं, हमें मलिक साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बड़ा भाई बैठा हुआ है। सर अगर हम देखें जिस तरह सोहा ने जिक्र किया 70 का, और कहीं हमें याद है कि भुट्टो साहब की तलवार थी निशान, तो फिर उसको तीर बनाया गया। अब अगर अंदाजा लगा लें, बल्ले के साथ भी वही कुछ हो रहा है। अब इलेक्शन कमीशन एक तरफ तो पिशावर की तरफ पहुंचे हैं, हाई कोर्ट की तरफ PTI, तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने तैयारी पकड़ी सुप्रीम कोर्ट की जानिब। ये मामला अगर ये बल्ले का निशान लिया जाता है तो कितना बड़ा नुकसान होगा पार्टी के लिए, और इलेक्शन कमीशन जिस तरह मुतनाज़ा है, और मजीद इस पर कितने जो है वो सवाल उठेंगे जिस तरीके से जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं। देखिए मैं नहीं बाय करता, हालांकि बड़ा यहाँ शोर है बल्ला शिल्ला, आपको शायद भूल गए हैं नवाज शरीफ का भी असल निशान साइकिल था, साइकिल से शेर बना था। इसी तरह तलवार से। देखिए हमारा जो कल्चर है ना, हम वर्ड ऑफ माउथ के लोग हैं, जुबानी कलामी लोग हैं। आप क्योंकि आप जब भी आते हो तो मैं फौरन बाबा बन जाता हूँ, आपको पुरानी बातें बताता हूँ। इसी तरह ज़ियाउल हक के दौर में ना एक दफा बल्दियाती इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी पे यही हीट थी। तो मुझे तो कोई चीज तब्दीली नहीं लगती। आप बड़े परेशान होते हो कि पाकिस्तान बदल गया, इनकलाब आ गया, लेवल प्ले फील्ड नहीं है, हमारी तो इंग्लिश भी अच्छी नहीं है। तो वो उस जमाने में यही चक्कर था, चतरोल हो रहा था पीपल्स पार्टी पे। तो एक लफ्ज आ गया अवाम दोस्त, कि जो भी जो कैंडिडेट था ना उसके साथ एक लफ्ज लिखा होता था अवाम दोस्त। ना सोशल मीडिया था, ना लोगों के पास मोबाइल थे, पूरे हर बंदे को पता चल गया अवाम दोस्त जो है वो पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा है। तो जो पीपल्स पार्टी के वोटर थे उन्होंने उसको वोट दे दिया। तो ये आप इस तरह के जितने मर्जी काम कर लें, बल्ला लें, बल्ला छीन लें, ये साइकोलॉजिकली जरूर डैमेज करते हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी कल्चर में वोटर ने जिसको वोट डालना उसको रास्ते मिल जाते हैं। मैं नहीं समझता कि आप उनको चक्कर दें, और जिसका वोट बैंक है उसको जाहिर बात है वोट भी पड़ेगा, और फिर वो वोट आगे पीछे भी नहीं हो सकता अनटिल अनलेस कोई बड़ी गेम ना हो जाए। बट ऑल दो थैंक यू सो मच ताहिर साहब, आपके वक्त का बेहद हमने सुबह सुबह आपको उठा दिया, बट सुबह सुबह अपनी आवाम को उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक वेकअप कॉल देनी चाहिए, और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ताहिर साहब, हरमीत एक बात बिल्कुल ठीक कर रहे थे कि हमारे वोटर को बाशऊर होना पड़ेगा। ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से लीडरान हैं, ऐसी कौन सी सियासी पार्टीज़ हैं जो कि बेसिकली ज़ाती मुफाद को परे रख के मुल्की मुफाद के बारे में सोच रहे हैं, और इट्स हाई टाइम कि आप डिसाइड कर लें कि कौन ऐसा है और कौन ऐसा नहीं है। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. सो इट्स टाइम टू गिव यू गाइस अ डोज, जिसे हम कहते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक. सो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक. वो इसलिए क्योंकि हमने क्विकली आपको बताना है कि दुनिया में कहाँ पर क्या क्या हो रहा है और कौन सा ऐसा रिकॉर्ड बन रहा है. वो मुनफरिद खबरें जो कि आप वायरल कंटेंट की सूरत पे अपने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, एक्स हो, तो ये तमाम चीज़ें. वैसे ट्विटर कहने की इतनी आदत होगी ना कि एक्स कहते वक्त मतलब सोचते हैं अच्छा हम एक्स की बात कर रहे हैं, बट ऑल दो डेली डोज आपको देते हैं. डोज की पहली खबर जो है बेसिकली वो है भारत से. और जब आजकल मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जब हम शादियों की बात करते हैं तो हम बात ये करते हैं कि भाई शादी तो कम होती है, फोटोग्राफी कैसी होनी है, वीडियोग्राफी कैसी होनी है, एंट्री कैसे होनी है, दुल्हन ने क्या कपड़े शपड़े पहनने हैं, ये फोकस ज़्यादा होता है. मुझे लगता है दूल्हे पे भी इतना फोकस नहीं होता या दुल्हन पे भी इतना फोकस नहीं होता. खैर कि वो लोग कैसे हैं और उनकी पर्सनैलिटीज़ कैसी है. बट ऑल तो भारत से खबर हमारे सामने आई है सोशल मीडिया के थ्रू, और वो ये कि क्या ही थीम्ड एंट्री की है दुल्हन और दुल्हन ने. और एंट्री क्या थी पता नहीं, अब उसको जस्टिफाई कर सके हैं या नहीं कर सके मुझे नहीं पता, लेकिन मैं थीम आपको बता देती हूँ तो आप लोग खुद जज कर लें कि क्या ये थीम जस्टिफाइड था. दुल्हा और दुल्हन की तकरीब में मुनफरिद एंट्री, और उन्होंने एक परिस्तान की सी सिचुएशन डालने की कोशिश की है. मतलब फेरी टेल जिसे नहीं कहते हैं कि आप इर्द गिर्द हैं तो बड़े खूबसूरत से फूल हैं, अच्छा ये इर्द गिर्द आप परियां भी देख रहे हैं, कुछ फरिश्ते नुमा परियां लग रही हैं. ये किसी ने विंग्स लगाए हुए हैं, किसी ने क्राउन पहना हुआ है, और कुछ ऊपर से नीचे तो भूत बंगला मुझे ज्यादा लग रहा है. ये कोई स्केरी फील दे रहा है. स्वर्ग से अप्सराएं उतरी हैं ऐसा लगता है. बिल्कुल आपने बात दुरुस्त की कि अप्सराएं नहीं कहीं लग रही. परियां भी नजर आती हैं और कोई परे भी थोड़े बहुत नजर आ रहे हैं, लेकिन बात वही बड़ा मुनफरिद सा आइडिया है. मेरे ख्याल में बहुत सारी शादियां हमने बहुत सारी खबरें दी है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वो जो लाहौर में भूत बंगला है ना, जहां से आप ट्रेन से गुजरते हैं और अंदर जाके भैया तो कहीं ना कहीं खौफनाक के मनाजिर होते हैं. लेकिन बहरहाल शादी है, उसको मुनफरिद बनाया और बड़े मजे की वीडियो है. मैं ये कह सकता हूँ आप आसपास वही एक ड्रामा आता था हमारे बचपन में, आता था आई थिंक कुछ परी के नाम से, तो वही सीन वाला सारा कुछ. सोनपरी. आई लव दैट ड्रामा सो मच. मैं रोजाना देखती थी और मेरे ख्याल से जो मेरे व्यूवर्स इस वक्त स्क्रीन के उस तरफ मुझे देख रहे हैं उनको भी पता होगा कि यस ये वो वाला ड्रामा है. लेकिन मैं आपको बात बताऊं, जो आप सोचते हैं ना वो रियलिटी में उसको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है. सोचा उन्होंने ये थीम था कि एक परिस्तान सी फील लेकर आएंगे, लेकिन जो ऊपर से उतरने वाली ये हसीनाएं हैं ना, अफसराएं नहीं लग रही है, कुछ और ही लग रही है उतरती हुई, और इतनी प्यारी भी नहीं लग रही. खैर लेकिन चले वायरल हो गया अब किस तरीके से भी, नेगेटिव या पॉजिटिव वायरल हो गया जनाब, और यही इनका मकसद था. आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं. रणबीर और आलिया एक ऐसा कपल जो कि हॉट कपल है डिस्कशन में भी, और अगर फैशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उनकी बेटी है जनाब राहा, जिसको पिछले जब से वो पैदा हुई है तब से लेके कल के दिन तक आलिया का ये इस पर स्टांस था कि भाई मैं अपनी बेटी को अगर मीडिया में नहीं दिखाना चाह रही तो इट्स माय कॉल, मैं नहीं दिखाना चाहती. और पैदाइश से लेके कल के दिन तक हरमीत एक सिंगल पिक्चर भी राहा की किसी सोशल मीडिया साइट पे नहीं थी. लेकिन अब कल जब मैंने सोशल मीडिया खोला तो स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करते वक्त हर सोशल मीडिया पेज पे सिर्फ राहा की पिक्चर थी, क्योंकि कल पहली दफ़ा रणबीर और आलिया जब क्रिसमस मनाने के लिए अपने घर से बाहर आए, गाड़ी से बाहर निकले, तो उन्होंने बाकायदा राहा को रणबीर ने गोद में उठाया हुआ है और दोनों आए हैं और मीडिया को कुछ एक दो हाईलाइट्स दिए. और हरमीत मैंने जो देखा है ना, राहा की आंखें इतनी प्यारी हैं, ब्लू कलर की, शी गॉट ब्लू आईज, और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है. मेरे ख्याल से अम्मा अब्बा दोनों. वैसे अगर हम देखें ना कि जो फैमिली है कपूर फैमिली है, जाहिर बात है पिशावरी हमारे पिशावर के ही हैं, और पिशावर के सारी कपूर फैमिली को अगर आप देखें तो गोरे चिट्टे और फिर नीली अक्खां, तो बड़ी खूबसूरती इनकी है. और फिर इनके दादा परदादा जिनको भी आप देखें तो कहीं ना कहीं वो नीली अक्खां जो आप बात कर रही हैं तो वहां से ही है. और रणबीर कपूर बहुत ही हैंडसम, बहुत जबरदस्त किस्म की पर्सनालिटी उनकी, और मेरे भी फेवरेट हैं और खवातीन के बहुत ज्यादा फेवरेट हैं. और इसी तरह अगर आलिया की बात की जाए तो बड़े कम, यानी उनकी एक फिल्म आई थी मेरे ख्याल में गंगूबाई, आए हाय कमाल की एक्टिंग थी उसमें, सो आप भी देखिएगा. लेकिन बहरहाल जोड़ी बड़ी हिट भी हुई है. और भारत या बॉलीवुड की हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी जोड़ियां हैं जो कहीं ना कहीं ज्यादा मकबूल हो जाती है जब वो जोड़ियां बन जाती हैं. और आपको पता है ये जो भी पिक्चर्स दिखा रहे थे ना, इसमें एक तैमूर की पिक्चर भी थी जो कि करीना का बेसिकली, करीना और सैफ का बेटा, और उसकी आंखें भी इसी कलर की हैं. तो आप एक बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि जेनेटिकली ये चीज़ ट्रांसफर होती है, और पूरी कपूर फैमिली में जो अब आने वाली अपकमिंग जनरेशन है उसमें सारे बच्चों की आइज जो है वो इतनी ही खूबसूरत है. ऑल्दो ये आने वाले नए सुपर डुपर स्टार है जो कि पैदा होने के बाद ही स्टार बन जाते हैं. तो ऑल्दो ये पिक्चर कल से काफ़ी सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पे, वी थॉट कि हम भी थोड़ा तबसरा करते हैं इसके ऊपर. सो वी आर डन डेली डोज. अब हमने क्विक सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद. कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और आपको पता है कि दूसरे घंटे के आगाज़ में ही हमने खुद भी याद करना है और आपको भी याद करवाना है कि आज हमने किसको याद करना है, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे पूरे गुड मॉर्निंग पब्लिक इस प्लेटफॉर्म से एक सेगमेंट ऐसा ज़रूर हो कि वो तमाम चीज़ें जो सिर्फ आपने किताबों में पढ़ी हैं कि आज किसका तारीख़ पैदाइश है, आज किसका तारीख़ वफ़ात है, आज किसकी बरसी है, किसकी सालगिरह है। हरमीत बचपन में ये तारीख़ जो है वो याद करने के लिए रट्टा लगाना पड़ता था, लेकिन अब तो विजुअलाइज हो गया सब कुछ, आप तस्वीरें और वीडियोज़ देख के याद कर सकते हैं। आज हमने जिस शख्सियत को याद करना है वो है मुनीर नियाज़ी। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, क्या मकबूल तरीन उनकी गज़ल, जहाँ पर हर ज़ुबान ज़द-ए-आम एक स्कूल ऑफ थॉट, और उन्हें 20वीं सदी की आखिरी निस्फ दहाई को बेसिकली मुनीर नियाज़ी का अहद कहा जाता है। और क्या है खूबसूरत लिखा, जिनके बारे में अशफाक अहमद ने भी लिखा, और लिखा तो क्या लिखा कि उनकी शायरी की बात करें, एक एक शेर, एक एक मिसरा, एक एक लफ्ज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन, दिमाग और दिल के दरवाज़ों से टकराता है और आप पर एक और नई दुनिया को अया कर देता है। तो उनके बारे में जिसने भी लिखा और जो उन्होंने लिखा, क्या है खूबसूरत लिखा। और आज सोहा पंजाबी का एक शेर है जो कमाल, मेरे ख्याल में काफ़ी वायरल है इस वक्त सोशल मीडिया पे, और बहुत सारे नौजवान जो है उस पर रील्स भी बनाते हैं। कुछ शौक सी यार फकीरी दा, कुछ इश्क ने दर दर रोल दिता, कुछ सजना कसर न छोड़ी सी, कुछ दर्द रकीबा खोल देता, कुछ शेर दे लोग भी जालिम से, कुछ सानो मरण दा शौक भी सी। तो उसमें कोई शक नहीं है, नियाजी साहब ने जो लिखा, और फिर आपने जो बात की कि हमेशा देर कर देता हूं मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जिनकी उनकी शख्सियत के हवाले से बात करें, उनकी पर्सनालिटी और जिस तरीके से, और एक और चीज बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड उनकी पर्सनालिटी थी, कोई पसंद नहीं आया तो उनको मुंह पर कहते थे कि नहीं बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सो उनकी शायरी से, चाहे वो पंजाबी की हो, उर्दू की हो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। और कहीं ना कहीं आप ये देखें कि एक गालिब तो फिर नियाजी साहब, तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं सदियों में एक ऐसी शख्सियत की आमद होती है, एक ऐसी शख्सियत पैदा होती है जो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों पर अपनी धाक जो है वो बिठा के इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। लेकिन मुनीर नियाज़ी साहब उन्हीं में से थे, और चाहे वो माजी में हम उनको देखिए, आज उनकी शायरी को देखें, उसी तरह शायरी की वजह से आज भी वो हमारे दिलों में उसी तरह जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे इंशाल्लाह। और आज जो है चूँकि हम उनको याद कर रहे हैं, क्या बात है, हरमीत अकेले तो हम याद नहीं करेंगे, कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ को भी ऑन बोर्ड लेंगे अपने साथ जिन्होंने ना सिर्फ इनको पढ़ा, लिखा, देखा, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि उन लोगों ने अपने आप पर ये फ़र्ज़ समझा है कि उनकी जो भी तालीमात है, उनकी जो जिस तरह से वो लिखते थे, जिस सोच के तहत वो लिखते थे, मुआशरे की बेहतरी के लिए जो वो सोचते थे, नौजवान नस्ल को जिस तरह से वो एक डायरेक्शन देना चाहते थे, उनके जज्बात की अक्कासी करते थे। आज के ज़माने में भी हरमीत ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेसिकली इस तालीमात को आगे पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, बहुत सारे ऐसे राइटर्स, कॉलम निगार, अदीब जो कोशिश करते हैं कि वो खुद भी लिखें, लेकिन जैसे कहा जाता है कि लिखने से पहले पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप मुनीर नियाज़ी को पढ़ लेते हैं, वो एक स्कूल ऑफ थॉट है, अदबी रवायात को उन्होंने जिस तरह से कीप इन माइंड रखा, नौजवान नस्ल की सोच को कीप इन माइंड रखा। और फिर हम जब 20वीं सदी की बात करते हैं तो आपको पता है कि निस्फ सदी के आखिरी जो हम दौर को अगर उनका अहद कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो आज चूँकि हम उनको याद कर रहे हैं तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ऑन बोर्ड हैं डॉक्टर सुगरा साहिबा, और पाकिस्तान की नामवर शायरा हैं, अदीब हैं, कॉलम निगार हैं। उनको हम आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहिबा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल से डॉक्टर साहिबा की कनेक्शन में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है हरमीत, लेकिन जब हम उनको बात करते हैं ना मुनीर की, आज के दिन की मुनासबत से हमने और भी शख्सियात को याद करना है, और एक ऐसी तो आपको पता है कि शख्सियत और भी है। अगर हम बात करें खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर की, तो वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में अच्छी नहीं हूँ, लेकिन एक आधा शेर मुझे उनका इसलिए भी याद है क्योंकि ख़वातीन के जज्बात की अक्कासी जिस तरह से अपनी शायरी में उन्होंने अपने यंग एज में की, और हादसाती तौर पर चूँकि बहुत ही कम उम्र, 42 साल कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती, उसी में वो इस जहान फ़ानी से कूच भी कर गई। कितने खूबसूरत अंदाज में कहती हैं कि इस शर्त पर खेलूँगी पिया प्यार की बाजी, इस शर्त पर खेलूँगी पिया प्यार की बाजी, जीतूँ तो तुझे पाऊँ, हारूँ तो मैं तेरी।
क्या ही खूबसूरत लिखा। और कमाल इस है, तरह कमाल है। से सो आपने बड़े जबरदस्त तरीके से, उसमें कोई शक नहीं है कि खवातीन के हवाले से और एक तजस्सुस मर्द हजरात में पाया भी जाता था कि खवातीन, क्योंकि मर्द जितने भी शायर थे, और जाहिर बात है वो अल्फाज की सूरत में वो सारी चीजें आया हो जाती थी कि मर्द की क्या फीलिंग है, वो क्या सोचता है, क्या चाहता है इस माशरे में, सोसाइटी में, अपने आने वाले पार्टनर से वो क्या चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं खवातीन की नुमाइंदगी करने के लिए कोई नहीं थी। और फिर हमने देखा परवीन शाकिर साहिबा को, जिस तरीके से उन्होंने रोमानवी शायरी हो और बड़े बाकमाल अंदाज में और बेबाक अंदाज में, आप ये कह सकती हैं कि बहुत ज्यादा तनकीद भी हुआ करती थी उस जमाने में, क्योंकि बात करना, मुशायरे में जाना, खुल के बात करना, और वो तमाम तर चीजें जो कहीं ना कहीं खवातीन ने इस सोसाइटी में मर्दों की खौफ से छुपाई थी, दबाई थी, उन सारी चीजों को सामने लाना। तो मैं समझता हूं कि परवीन शाकिर को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जिस तरीके से तमाम तर चीजों को डिलीवर किया, और सुख दुख वो सारी चीजें, जिस दर्द से, जिस तकलीफ से खवातीन गुजरती हैं, एक बीवी गुजरती है, एक दोस्त गुजरती है, वो सारी चीजें, और मोहब्बत हो या मोहब्बत में बेवफाई हो, अगर आप देखें वो कहती है सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। क्या बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसी पर हमारा राब्ता बहाल हुआ है डॉक्टर सुगरा सदफ साहिबा से, उनको भी हम आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया, ठीक हूँ। हाँ जी, हमें वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया। वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। डॉक्टर साहिबा, क्या कहेंगी, आज हम याद कर रहे हैं दो बड़ी अहम शख्सियात को, परवीन शाकिर साहिबा को हम याद कर रहे हैं, मुनीर नियाज़ी साहब को हम याद कर रहे हैं। आज के दौर में आप क्या समझती हैं कि जिस तरह से उन्होंने लिखा और जिस तरह से उन्होंने नौजवान नस्ल के जज्बात की अक्कासी की, आप क्या कहेंगी इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। मुनीर नियाज़ी और परवीन शाकिर दोनों बहुत ही मुनफरिद शायर थे और मोहब्बत के शायर थे, इसलिए हम सब उन्हें याद करते हैं। हर वो फर्द जो थोड़ा सा पढ़ना लिखना जानता है वो भी परवीन शाकिर को पढ़ता है, मुनीर नियाज़ी। और मरन दा शौक तो मेरे ख्याल है हर बंदे के ज़हन में है और दिल में है, हमेशा देर कर देता हूँ। बहुत सारे शेर यहाँ पहले पढ़े भी गए, तो ये वो शेर हैं जिनके जरिए हम अपने दिल का हाल बयान करते हैं अपने चाहने वालों की तरफ, और जिनसे हमें शिकवा होता है। तो कभी कभी शायर का शेर जो होता है वो हमारे लिए हमारे जज्बात की अक्कासी भी होता है, और शायर जो कुछ लिखता है वो असल में सिर्फ उसकी दिल की आवाज नहीं होती बल्कि पूरे माहौल की, पूरी इंसानियत की आवाज होती है। तो मोहब्बत है कि मोहब्बत का जज्बा जो है वो तो हर इंसान में है। तो मुनीर नियाज़ी साहब से बहुत ही मोहब्बत का एक ताल्लुक था मेरा भी, उनकी तरफ आना जाना उनके घर में, और बहुत सारे मुशायरों में हमने शिरकत की, इकट्ठे जाते थे। तो बड़ी यादें हैं। वो उससे बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि कहीं ना कहीं वो लम्हे, वो वक्त जो गुजरा उनके साथ बड़ा कमाल का गुजरा। लेकिन एक और चीज मुनीर नियाज़ी साहब के हवाले से, एक और चीज जो हमारे सामने आती है, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे कि किसी मुंह पे अगर कोई चीज ना पसंद आई तो बोल देते कि भैया ठीक नहीं है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग, शायर जो थे उस वक्त के, उन पर बड़े बड़े नामुर शायर जिनके बारे में अगर कहूं तो बहुत सारे लोग जो उनको पढ़ने वाले शायद वो छोड़ दें, लेकिन उनके बारे में भी उन्होंने कहा, एक साहब के बारे में उन्होंने कहा कि उनको तो जॉब करनी थी, क्यों आए वो इस तरफ, वो जॉब ही करते तो अच्छा लगता। तो ऐसे में आपने क्या देखा जब आप मिलती थी, किन किन चीजों पर आपकी इस्लाह की जाती थी, क्या कहा करते थे नौजवान आप जैसे शायर जो उस वक्त इस दहलीज पर कदम रख के आए थे? जी बिल्कुल यही बात है कि वो उनमें मुनाफकत नहीं थी बिल्कुल भी, जो बात दिल में होती थी कह देते थे। और कई दफा किसी फंक्शन में होते थे, कहते ए बंदा बड़ा बदसूरत है, तो मैं कहती थी ये तो बहुत ही अच्छा चल अच्छी है, नैन नक्शते हैं अच्छे हैं, कहते नहीं अंदरू बड़ा गंदा है, तो इसकी बड़ी गलत है। तो इस तरह उनको पसंद नहीं होता था, वो कह देते थे। दूसरी बात ये है कि किसी किताब की रूनमाई हो, कोई फंक्शन हो, मुनीर नियाज़ी साहब ने एक लफ्ज उसके बारे में नहीं कहना होता था, क्योंकि वो किसी को समझते ही नहीं थे, और किसी की किताब की रूनमाई पर जाते थे और अपनी गजल सुनाते थे वहां पे। लेकिन उनका जाना, उनका वहां नहीं बरकत का बायस होता था। और मैं समझ
इतना खूबसूरत इंसान। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपके पास बहुत सारी यादें हैं चूँकि आप शेयर कर रही हैं और उनके जो चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो भी इस बात से बहुत खुश हो रहे होंगे। लेकिन एक और शख्सियत को भी हमने आज याद करना है, खुशबू की शायरा परवीन शाकिर साहिबा जो हैं, बहुत ही कम उम्री में 42 साल, कोई उम्र नहीं थी, एक ट्रेजिक डेथ थी उनकी। इस्लामाबाद में एक हादसा उनको पेश आया और चूँकि वो आपको पता है कस्टम ऑफिसर भी थी, ज़िंदगी उनकी बड़ी खूबसूरत। और ख़वातीन की मैं बात करूँ अगर, तो उनके जज्बात की जिस तरह से अक्कासी की, जो क्रेडिबिलिटी एक औरत की है, जिस तरह से उन्होंने अपने शेर के ज़रिए, अपने लिखे के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया, इस माशरे को दिया, वो यकीनी तौर पर हमारे लिए बहुत एक कीमती असासा है। हरमीत, एक और बड़ी अहम चीज़ कि उनके उर्दू के मुनफरद लहजे की वजह से बहुत कम वक्त में जो शोहरत उनको मिली, यकीनी तौर पर वो रहती दुनिया तक ऐसी कायम दायम रहेगी। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ ही मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, क्या कहेंगी आप जो शायरा जिनको हम आज याद कर रहे हैं, उनकी मेमोरीज़ जो हैं वो यकीनी तौर पर आपके पास भी हैं, और आप इस हवाले से क्या कोट करेंगी? जी बहुत शुक्रिया। एहसास ही नहीं होता कि परवीन शाकिर हमारे साथ नहीं है, क्योंकि उनके शेर जब साथ हूँ तो महसूस होता है कि हमारे इर्द गिर्द है। हाँ। और उनकी भी बहुत सारी ऐसी शायरी, अभी जिस तरह वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, ऐसी उन्होंने बयान की है एक औरत की एहसासात, जज्बात कि जिन पर बात करते हुए लोग हिचकिचाते थे। अब देखिए हमारी सारी शायरी जो है वो मर्द की, औरत की तारीफ से भरी हुई शायरी है। शायरी करता है तो जिस्म की, एहसास की, सोच की बात करता है, लेकिन औरत ने जो शायरी की है वो ढकी छुपी लामती शायरी की है। हालांकि दोनों इंसान है और दोनों को अपने जज्बों का इजहार करना चाहिए। तो ये डॉक्टर साहिबा, अगर हम देखें, जैसे उनका एक शेर है, यूं बिछड़ना भी बहुत आसान न था उससे, मगर जाते जाते उसका वो मुड़कर दोबारा देखना है। अगर हम बात करें, जारी बात है कि बहुत सारे नौजवान खवातीन, लड़कियां, लड़के, क्योंकि नहीं था मोबाइल, तो कहीं ना कहीं खतूत में उनके बहुत सारे शार, गजल, नज़्में एक दूसरे को भेजा करते थे, और वो दर्द भरी, आह भरी वो जो लम्हे होती थी वो उसी तरह गुजरती थी। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, आपने वक्त गुजारा डॉक्टर साहिबा के साथ, वो लम्हे, वो घड़ियां जो हम जानना चाहते हैं कैसी थी, और उन पर बहुत ज्यादा तनकीद भी हुआ करती थी, तो उसको कैसे सह लेती थी वो सारी चीजें? मैं जो बात कर रही थी अभी उसको खत्म कर लूं कि वो जो अभी शेर आपने पढ़ा कि वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस अच्छी की। अब ये एक रवैया है, ये औरत तो कह सकती है, मर्द कह सकता है ये बात मर्द के हवाले से कि वो लौटा तो मेरे पास आया, लेकिन औरत ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि कभी मर्द भी ये बात कहे, क्योंकि हमारे मुआशरे में अभी तक ये कबूलियत नहीं है। बहरहाल परवीन की शायरी में बहुत से सवालात भी हैं। अब देखें, मोहब्बत के हवाले से जो उनका एक शेर है कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की मैं बाजी, जीतूं तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। और ये जो एक मुकम्मल सौंप देना अपने आप को, मुकम्मल किसी का हो जाना, किसी को अपना, ये बहुत कम नजर आता है आज के दौर में। हम देखते हैं तो हमने मोहब्बत भी पार्ट टाइम कर ली और सारी चीजों को पार्ट टाइम करते हैं, क्योंकि बहुत तो परवीन की शायरी में हमें एक मुकम्मल मोहब्बत का, चाहने का और चाहे जाने का एहसास मिलता है। और मिजाज के वो एक खूबसूरत खातून थी, नखरे वाली थी, और फिर एक बड़ी अफसर भी थी, और तनकीद को बर्दाश्त भी करती थी और कभी कभी माइंड भी करती थी। ज़ाहिर है जिस तरह बहुत सारे लोगों के रवैये होते हैं, अभी हमने मुनीर नियाजी की बात की, तो इसी तरह की परवीन शाकिर की भी थोड़ी सी आदत थी कि वो कभी कभी किसी को डांट भी देती थी, सच्ची बात पे खफा भी हो जाती थी कि अगर कोई बंदा उनको महसूस नहीं कर रहा और झूठ उनसे वाबस्ता कर रहा है। तो मैं समझती हूँ कि आज के दिन हम इन दोनों को याद कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ये भी सोचना चाहिए कि हमें अपने जज्बों में सच्चाई इख्तियार करनी चाहिए। छोटी सी जिंदगी है, मुनाफत से ये नहीं गुजारी जा सकती। डॉक्टर साहब, अगर हम देखें, एक शायर जो होता है या शायरा जो होती है, जाहिर बात है कि बहुत सारी चीजें, एक अलग दुनिया होती है, एक अलग दुनिया में आप रहते हैं, लेकिन जो हकीकत की जो दुनिया वो काफी मुख्तलिफ होती है। परवीन शाकिर शायद अपने जो अल्फाज की वजह से, अपनी शायरी की वजह से काफी मुनफरिद उनकी शख्सियत जो दुनिया के सामने थी, लेकिन अपने जो उनकी जिंदगी थी हकीकत में, वो बड़ी कहीं ना कहीं बड़े मसाइल का भी शिकार थी। तो कभी इस दुख के हवाले से, इन चीजों के हवाले से भी आपसे बात कभी हुई है? नहीं, इससे कोई बात तो नहीं हुई, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये जो दुख होते हैं ये शायरों के सबके साझे ही दुख होते हैं, क्योंकि उन्हें वो आइडियल ही या आइडियल शी कभी नहीं मिलती, और वो जिसको
हैं, जिसका तसव्वुर उन्होंने अपने ज़हन में बसाया होता है, वो मुकम्मल इंसान नहीं मिलता और वो तन्हा रहते हैं। और यही तन्हाई जो है ये वो उस आग को सुलगाती रहती है जो तख्लीक का बाइस बनती है। तो परवीन शाकिर के आप देखें जितने भी बड़े शायर हैं, आप उनको उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उनकी मोहब्बत की ज़िंदगी में आपको बड़ी तिशनगी नज़र आएगी। कोई ऐसा आप मुझे बताएं कि जो अपनी घरेलू ज़िंदगी में मियाँ बीवी के साथ बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हो, फिर तो उसे शायरी करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, फिर तो वो ज़िंदगी को अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपने घरेलू खवातीन की बात की, व्हेन इट कम्स टू वर्किंग वुमेन्स या फिर वो नौजवान बच्चियां जो उनको आज बहुत सुनती हैं और यकीनी तौर पर वो रिलेट कर पाती हैं ना, लेकिन आप क्या समझती हैं आजकल की अगर नए बच्चियों की बात करें, नए बच्चों की बात करें जो कि शायरी करना चाहते हैं और उन्हें सजेस्ट किया जाता है कि लिखने से पहले आप पढ़ लें। यकीनी तौर पर परवीन शाकिर साहिबा की अगर हम बात करें, मुनीर नियाज़ी की बात करें, तो बहुत सारी दुनिया को इंस्पायर करते हैं, लेकिन आज आप क्या समझते हैं कि लिखने वालों को आप क्या पैगाम देंगी इस हवाले से कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि अदब से मुंसलिक हो जाएं, जुड़ जाएं, और उर्दू और पंजाबी की इर्तिका के लिए हमें भी अब कुछ करना पड़ेगा, अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा? जी, बहुत अच्छी बात आपने की और मेरा ख्याल है कि आपके चैनल्स की वसातत और ये मीडिया की वसातत अदब कुछ हमारे दरमियान मौजूद है, हमारे बच्चों के दरमियान। अगरचे अगर आप बड़े बड़े चैनल्स की हेडलाइंस ही देखें तो वहाँ पे आपको बहुत सारी गलतियां नजर आती हैं। यही बच्चों का सोशल मीडिया पे हैं, कुछ हमें भेजते हैं तो बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि उन्हें लिखने में या पंजाबी लिखने में उन्हें बड़ी मुसीबत होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा उनकी जो तालीम पे फोकस है वो अंग्रेजी पे है। तो मैं समझती हूँ कोई भी जो कौम है, कोई भी मुल्क है, वो अपनी जबानों को नजरअंदाज कभी भी दुनिया में कोई बुलंदी कर सकता है। इसलिए हमें अपने बच्चों को, माओं को, असातिज़ा को, बड़ों को, अपने को अदब की तरफ रागिब करना चाहिए, उन्हें पढ़ने देना चाहिए, क्योंकि यही अदब जो है वो आपकी शख्सियत में एक जमालियाती निखार लाता है, आपको इंसान आपके एहसासात को निखारता है, वरना तो आप बिल्कुल एक वैसी सोच के साथ जिंदगी गुजारते हैं। तो बच्चों को किताबें खरीदने की तरफ तरबीज देनी चाहिए और उन्हें पढ़ने की आप ठीक कह रही हैं कि रागिब करना चाहिए अपने बच्चों को इस तरफ, लेकिन देखिए एक है उर्दू पढ़ाना और एक है उर्दू अदब, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें देखते हैं कि अगर 4 साल की डिग्री कर रहे हैं तो 42 सब्जेक्ट इंग्लिश में है, एक चुंगे में उर्दू का सब्जेक्ट है और उसको भी हमने ऐसे पढ़ाना है कि बस फॉर्मेलिटी कर दी, और रहना हमने पाकिस्तानी मीडिया में जहाँ पर हमने उर्दू बोलनी है, उर्दू पढ़नी है, उर्दू लिखनी है। तो आप क्या समझती हैं, बीइंग आप देखिए आप पढ़ाती भी हैं, आप सिखाती भी हैं, हमें तो अपने निसाब को बड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है, तो आप इसको किसे इनिशिएट करती हैं? आपको भी देखिए हमें कुछ करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की कि एक सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे हैं तो फिर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं बच्चों से, वो अच्छी उर्दू बोलेंगे और पढ़ भी सकेंगे। दीगर ज़बानें जो हमारी पाकिस्तानी ज़बानें हैं, कौमी ज़बानें हैं, वो कैसे पढ़ सकेंगे? तो मैं समझती हूँ कि इसके लिए हमारे निज़ाम तालीम को थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है कि हम ना सिर्फ बच्चों को अपनी जो राब्ते की ज़बान है वो पढ़ाएं, बल्कि अपनी मादरी ज़बान भी पढ़ाएं, ताकि वो अपने सूफिया को पढ़ सकें और इंसान बन सके। और फिर घरों में भी हमारी थोड़ी, अब देखिए मेरी बेटी A लेवल में पढ़ती है, मैं तो एक छोटी सी जो कर सकती हूँ वही मिसाल दूंगी, तो वो बहुत अच्छा लिखती है, मतलब ये नहीं कि वो शायरी। दूसरे एक और चीज जो हम देखते हैं शायरों के हवाले से, आम आदमी जो नौजवान है उनका ख्याल होता है कि हाँ इश्क मोहब्बत की बातें होंगी और कुछ नहीं होंगी, साहब तो रहने दीजिए। क्या समझती हैं कि क्या ऐसे मुनीर नियाज़ी को हम देखें, परवीन शाकिर साहब देखें, इस माशरे पे उनकी जो शायरी है क्या असरात जो है वो असर डाल सकती है? अगर हम उनको निसाब का हिस्सा बनाते हैं तो उससे क्या क्या फायदा? सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ दिल टूटा आहें, ये सारी चीजें नहीं होती, बहुत सारा और कुछ भी होता है माशरे की इस्लाह के लिए। मोहब्बत जो है औरत मर्द के दरमियान जो जज्बा है वो भी बड़ा जरूरी है, इस कायनात को जरूरी है, बिल्कुल वो भी, उससे भी हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जो शायर की मोहब्बत होती है वो सिर्फ लड़की के गिर्द नहीं घूमती, बल्कि वो पूरी चलता है। लेकिन शायर जो भी लफ्ज कहता है वो सियासी नारा नहीं होता, वो उस पर मोहब्बत का कोट करता है। अब देखें आप फैज की शायरी पढ़े ना, तो वो सारी शायरी, लेकिन उसके ऊपर जो एक कैप्सूल रुमानियत का है वो आपको कर सकते हैं कि आप उसको एक रुमानी शायरी भी कह सकते हैं और नजरियाती शायरी भी कह सकते हैं। इसलिए मैं कि जब भी आप परवीन शाकिर को पढ़ें, मुनीर नियाज़ी को पढ़ें, तो आप उनके लफ्जों के अंदर छुपा हुआ दर्द और एक जो है वो भी देखें, वो भी देखें।
मुनीर नियाजी के हवाले से मुझे एक जरा सी बात याद आ रही है, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाह रही हूँ कि मुनीर साहब, जिस तरह मैंने कहा कि वो बहुत एक बादशाह इंसान थे, खूबसूरत इंसान। तो एक दफा मैं पीटीवी पे कोई प्रोग्राम था, हम इकट्ठे उसमें शिरकत करके गए। मैं पीएचडी कर रही थी और मेरे ननिहाल का घर जो है टाउनशिप उनके करीब ही था। तो एक ही गाड़ी पे हम वापस आए, बारिश शुरू हो गई। तो जब मुनीर साहब को उतर रहे थे तो उन्होंने कहा कि तुम भी आ जाओ और चाय पी के चली जाना। अच्छा, मैं अंदर चली गई तो किसी बात पे मैंने ऊंची आवाज में कहका लगाया। तो मुनीर साहब मेरी शक्ल देखने लग गए और अपनी बीवी से कहते कि देखो हमारे घर में कहका लगा है। और वो बात सुन के मेरा दिल करे कि मैं ऊंची आवाज में रहूं, क्योंकि उनकी औलाद नहीं थी, घर में मियाँ बीवी अकेले रहते थे। तो दर्द था। और फिर दूसरी दफा जब उनकी वफात हुई और मेरी छोटी सी बेटी थी, मैं 1 महीने की तकरीबन, तो मैं फौरन, मुझे मैसेज मिला, मैं चली गई। तो मैंने देखा कि मुनीर नियाजी साहब की जो डेड बॉडी है वो उसी बेड पे पड़ी है और उस पे सफेद वो कपड़ा चादर दी हुई है और कोई उसके आसपास नहीं, क्योंकि अभी इंतजामात कर रहे थे। तो मुझे उनका वो शेर याद आ गया कि जो डेड बॉडीज होती हैं उनकी रौनक होती है बयान करने वाली, जो उनकी रिश्तेदार होती है। तो मेरा दिल करे मैं ऊंची आवाज में यहाँ पे बयान करूँ उनको और उनको याद करूँ। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में आपने कंक्लूड कर दिया है हमारे इस पूरे सब्जेक्ट को और इस पूरे सेगमेंट को। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और यकीनी तौर पर मुनीर नियाजी की करते हैं, फैज़ अहमद फैज़ की बात करते हैं, अहमद नदीम कासमी की बात करते हैं, हम अपने शौरा की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अपनी ज़िंदगियाँ उन्होंने वक्फ़ की, अपनी ज़िंदगी के फ़लसफ़े, अपनी ज़िंदगी के नज़रिए और अपनी ज़िंदगी का जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो कितनी खूबसूरती से हमारी इस्लाह के लिए कोरे कागज़ पे लिख दिया कि हम उससे जो अख़ज़ करना चाहें हम कर सकें और अपनी ज़िंदगी को डायरेक्शन ज़रूर दे सकें। तो पढ़ा करें और उन्हें याद किया करें। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और सुहा बात हो रही है क्रिकेट की। जिस तरह हम देखने के पहले टेस्ट मैच में शायकीनी क्रिकेट को मायूसी का सामना करना पड़ा, लेकिन अब जो मैच हो रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उसमें बहुत सारी तब्दीलियां की गई हैं, क्योंकि जाहिर बात है मैच को जितवाना भी है और आगे भी निकलना है। लेकिन वो तब्दीलियां, क्या क्या तब्दीलियां, और अगर उस तब्दीलियां हुई हैं तो उससे क्या फायदा टीम को होगा, क्या जो शिकस्त हमने खाई है उसका अजाला इस टेस्ट मैच में होगा। तो बहुत सारी चीजें पड़ी है हमारी टीम, हम क्या करें, इंजरीज पे इंजरीज और आप फिर ये भी तो देखें ना कि अभी फिलहाल तो कहा जा रहा है कि बारिश हो गई है जनाब, आपके जज्बात पे पानी फिर गया है। वो इसलिए क्योंकि मैच फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग रोक दिया गया है। 114 पर ऑस्ट्रेलिया के 2 आउट हैं। ऑस्ट्रेलिया चूंकि बैटिंग कर रहा है, ये भी आपको पता है। बट लेकिन मैं ये बात करना नहीं भूल सकती कि देखें आप, बड़ा ज़बरदस्त सा वो एक वीडियो पब्लिक टीवी के पेज पे भी आपने देखी होगी, सोशल मीडिया पे कपल के कपल आ रहे थे, ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे और वो कपल बड़े अच्छे भी लग रहे थे। तो आप अपनी बेगमात के साथ है तो गेम उठा के रखे, फिर आपको पूरा इंकरेज कर रही हैं आपकी बेगमात वहाँ पे, तो फिर आपको परफॉर्मेंस भी ऑन ग्राउंड वैसी देनी चाहिए। बट ऑल दो चले, पहले मैच में तो खासी मायूसी हुई है क्रिकेट को और क्रिकेट के शायकीन को। आपकी बात दुरुस्त है सोहा कि मायूसी तो बहुत है। वैसे तस्वीर जो हमारे सामने बड़ी जबरदस्त किस्म की थी, लेकिन मुबीन राजा हमारे साथ हैं, उनसे सवाल भी कर लेते हैं कि भैया ये क्या मामला है, ये बार बार जो इंजरी हो रही है और खासकर हमारे फास्ट बॉलर जो हैं वो इंजरी का शिकार हो रहे हैं। मुबीन राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाजी, क्या होता है शादी के बाद इंजरी हो जाती है सीधा जाके? देखिए, खुरम शहजाद रिसेंटली इंजर्ड हुए हैं, फिर नुमान अली का भी थोड़ा इशू बना है। तो मेरे ख्याल से हम ये नहीं कह सकते कि एकदम से खुरम शहजाद अनफिट हो गए। देखिए, डोमेस्टिक में तो वो बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए आ रहे, लेकिन जितने भी जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे वो बता रहे थे कि खुरम शहजाद का जो बॉलिंग एक्शन है उसमें ये प्रॉब्लम है। लेकिन इसी बॉलिंग एक्शन के साथ खुरम शहजाद ने अपनी तमाम जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो खेली और 2-3 साल से डोमेस्टिक में बड़ा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अगर उसके एक्शन में प्रॉब्लम थी तो हमें यहीं पे उसको जो है ना हल कर लेना चाहिए था मेरे ख्याल से। लेकिन ऑल दो इंजरी जो है वो किसी टाइम भी खिलाड़ी को हो सकती है, तो मेरे ख्याल से ये इतनी बड़ी बात नहीं है, किसी टाइम भी। मुबीन राजा साहब, एक और चीज अगर हम देखें जो पिछले टेस्ट मैच में हुआ, अब बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं और कहा यह जा रहा है कि भाई फहीम अशरफ जो है उस पर भी थोड़ा बहुत एतबार उठ गया है और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि सरफराज जो है अब वो आराम कर रहे हैं, रिजवान उसकी जगह आए हैं। तो ये तब्दीली को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये तब्दीली अच्छी तब्दीली है। सरफराज से ज्यादा अभी जो रिजवान है
रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में रिजवान खेले हैं। सरफराज ने बेशक पाकिस्तान के लिए भी जो रिसेंटली टेस्ट मैचेस थे उसमें कराची में भी, पाकिस्तान में और श्रीलंका में परफॉर्म किया था, लेकिन मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में रिजवान खेल रहे हैं। सरफराज काफी टाइम से ऑस्ट्रेलिया में खेले नहीं है और रिजवान जो है थोड़ा एग्रेसिव बैटर है। तो मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान की टीम यहाँ पे मैच जीत सकती है सिर्फ और सिर्फ अगर वो अग्रेसिव अप्रोच के साथ जाएगी। तो मेरे ख्याल से अच्छा चेंज है। सरफराज को जो है वो रेस्ट कराया गया है, रिजवान को इन किया गया। फ़हीम अशरफ की आपने बात की तो फ़हीम अशरफ को भी चेंज करना बड़ा अच्छा चेंज है। उनकी जगह पे अमीर हमजा को लाया गया है, फिर हसन अली जो है वो खुरम शहजाद की जगह है। तो मेरे ख्याल से जो आज की टीम है पाकिस्तान की, जो प्लेइंग 11 उतरी है मैदान में, ये काफी अच्छी टीम है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट मैच। तो आज मुबीन आप एक बात ठीक कर रहे हैं कि आप जो कॉम्बिनेशन है ऑन ग्राउंड वो लग रहा है कि यस वो परफॉर्म करेगा पहले से बेहतर, एटलीस्ट पहले से बेहतर परफॉर्म करेगा। लेकिन देखिए ना, कप्तानी चेंज हुई है। हमने चाहे वर्ल्ड कप में परफॉर्म करते हुए देखा, इससे पहले जो मैचेस हुए हमने उसमें पूरी टीम को परफॉर्म करते हुए देखा, लेकिन बड़ी फॉर्म में रही है टीम इस लिहाज से कि चले वर्ल्ड कप हमने नहीं जीता, लेकिन कप्तान जिस तरह से लेके चल रहे थे, ग्लूड थे सबके साथ और सब बड़े अच्छे से परफॉर्म भी कर रहे थे। ऑल्दो उस तरह की कप्तानी के अब आप देख रहे हैं कि वही इस तरह से लेके चल रहे हैं, या अभी आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि कहीं लैक हो रहा है सिस्टम थोड़ा सा? देखिए, शान मसूद एक नए कप्तान है और मैंने पहले भी जिक्र किया आपसे कि जब बाबर आजम वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे थे, लेकिन इसी ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाया था। लेकिन हम लोग एकदम से जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं मीडिया पे आके, लेकिन मेरे ख्याल से ये खुशाइन नहीं था पाकिस्तान के लिए कि हम बाबर आजम जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी को, जिसको हमने इतना एक्सपीरियंस दे दिया था पाकिस्तान के लिए कि अब वो एक पाकिस्तान को बड़े अच्छे वे में लीड कर रहे थे, पर ये टीम यूनाइटेड की हुई, लेकिन जी हाँ, लेकिन शान मसूद अभी नए कप्तान है और मेरे ख्याल से उनको टाइम लगेगा अभी जो है वो कप्तानी करने के लिए। मुबीन, अगर हम देखें जो चीजें जो हमने देखा है T20 में, कहीं ना कहीं हम आगे की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन टेस्ट की बात आती है, फिर 50 ओवर्स की जब बात आती है, तो क्या वजह है कि पांव डगमगाना शुरू हो जाते हैं? किन किन चीजों की पर फोकस होना चाहिए, किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए जो आप फरमा रहे हैं कि ये चीजें अगर पहले होती तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता था? देखिए, बड़ी जबरदस्त बात की आपने। अक्सर हम टेस्ट मैचेस में उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पाते। इवन जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आया था तो पाकिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान में भी हार गया था। तो टेस्ट मैचेस में हम वो रिजल्ट इसलिए नहीं दे पा रहे, ऑल्दो हम वर्ल्ड नंबर 1 हो जाते हैं कभी वनडे में, कभी T20 में, लेकिन टेस्ट मैचेस में हमारी रैंकिंग वो नहीं आ रही। उसकी वजह, जो बुनियादी वजह वो ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट, जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है, हमें उसको मजबूत करना है। और जो हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं, जितने भी हमारे फास्ट बॉलर, देखें शाहीन अफरीदी ने अपना आखिरी फर्स्ट क्लास का मैच कब खेला, जितने भी हमारे बॉलर्स हैं, जितने भी हमारे बैटर्स हैं, अभी जो हमारे रिसेंटली कुछ लड़के आए हैं वो डोमेस्टिक से आए हैं, लेकिन उसके अलावा जो हमारे लड़के 7-8 लड़के कंसिस्टेंटली पाकिस्तानी टीम में खेल रहे हैं, वो काफी टाइम से डोमेस्टिक नहीं खेले। तो डोमेस्टिक में जब ये खेलेंगे तो बाकी लड़कों को भी एक अच्छी क्रिकेट मिलेगी। डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस करके, जो 4 दिन की हमारी क्रिकेट है उस पर फोकस करके हम पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस में रिजल्ट पाकिस्तान के लिए दे सकते हैं। देखिए, अभी 4 डे चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है कराची में। अब वहां पे आपके पास 8 टीमें पूरी नहीं हुई। 8वीं टीम जो SSGC थी प्रेसिडेंट ट्रॉफी से, उसने लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल जो है वो 11th आवर पे उसने वो अपनी टीम की कंफर्मेशन ही नहीं दी। तो ये आपका डोमेस्टिक जो है वो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, जिसमें आपके पास 8 टीमें जो अभी आप डिपार्टमेंटल फर्स्ट क्लास करा रहे हैं वो भी आपके पास पूरी नहीं हुई। तो साहब, एक और चीज जो हमने देखी है, क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं असर पड़ता है, फर्क पड़ता है PCB के अंदर, जो सियासत चल रही है, जो लड़ाइयां चल रही हैं, जो चीज हमने वर्ल्ड कप में देखी, जो अब देख रहे हैं? देखिए, हम सियासत का तल्लक तो हमारे PCB के साथ रहेगा अनटिल अनलेस जब तक PM जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न इन चीफ रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल एक सेपरेटली जो है वो कर देना चाहिए, आजाद इदारा बना देना चाहिए। अब PM जो है वो हमारे जो है जब जो भी हुकूमत आएगी, जिसके PM आएंगे, तो अल्टीमेटली ऊपर से लेके नीचे तक सारी चेंजेस आएंगी। इट मींस कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो PCB में बहुत है, वो तब तक रहेगा जब तक PM जो है वो उसके पैटर्न इन चीफ रहेंगे। अच्छा मुबीन, एक और चीज़, अब में एक बहुत प्रैक्टिस हमने ये भी देखी है कि हमेशा हम अपने खिलाड़ियों को कोई XYZ मैचेस जो होते हैं, सीरीज जो होती है, उसमें खिला लेते हैं, और जहाँ पर परफॉर्मेंस की बारी आती है, जहाँ पर खिलाना होता है, वहाँ पर फिर या तो इंजरी हो जाती है ना कोई एक्सक्यूज़ सामने आ जाता है। हमने वर्ल्ड कप में भी यही प्रैक्टिस देखी थी कि पहले बहुत सारे सीरीज़ में, मैचेस में हमने देखा कि बहुत सारे अच्छे लोगों ने परफॉर्म किया और बहुत अच्छे लोगों ने खेला भी, लेकिन हम क्या देखते हैं कि जहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है वहाँ पर उनको फिट इन करने का टाइम आता है तो कोई ना कोई मसला पैदा हो जाता है। आपको क्या लगता है कि किस तरह से इस चीज को पैरेलल साथ लेके चलना चाहिए कि किसको कहां इस्तेमाल करना है, किस पजल को कहां लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए?
देखिए, जब तक मेरिट पे सिलेक्शन नहीं होगी, जब तक हम मेरिट पे काम नहीं करेंगे, तो कुछ भी ठीक से नहीं होगा। और ये सारी चीजें हमें नजर आएंगी। देखें, अभी टेस्ट मैच में हमने फ़हीम अशरफ को चांस दिया। फ़हीम अशरफ का आप रिसेंटली डोमेस्टिक में जो रिकॉर्ड देखें, तो उनकी कौन सी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी जिसकी बुनियाद पे उनको ऑस्ट्रेलिया के टूर करवा दिया गया। फिर मुझे आप बताएं कि जो हमारे डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं वो किधर जाएंगे जब तक अनटिल अनलेस आप अपना बैकअप नहीं बनाएंगे। आपके पास बेंच पे एटलीस्ट 7-8 बॉलर पड़े हों, फिर उसी में से आप रोटेट करें, रोटेट करके आप बॉलर्स को खिलाएं, बैकअप में बैटर्स को खिलाएं। 2-1 साल आप 8-9 लड़के साथ लेके चलें, बॉलर्स भी ऐसे नए और बैटर्स भी, फिर वही लड़के तैयार होके कल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि हर सीरीज में आप वाली बात। अमीर राजा साहब, एक और चीज, अभी इस ऑस्ट्रेलिया के मामले को अगर हम देखें, एक तरफ तो ये दौरा, अब इसके बाद फिर न्यूजीलैंड का दौरा है, तो ये कितना अहम है हमारे लिए, हमारी टीम के लिए, कि कहीं ना कहीं जिस तरह पहले टेस्ट में तो हमें हार नसीब हुई है, आगे कितना ख्याल रखना, क्योंकि जाहिर बात है असर तो आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि पड़ता है। देखिए, आज के मैच में भी आप देखें तो अब्दुल्ला शफीक ने बड़ा आसान कैच छोड़ दिया है शहीन अफरीदी की बॉल पे। जो टीम्स जीत के लिए मैदान में उतरती हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज टोटली डिफरेंट होती है। जब तक आपकी बॉडी लैंग्वेज एग्रेसिव नहीं होगी, आप कभी भी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं हरा सकते। अल्लाह करे कि हमारी टीम के लिए बेहतरी हो और हम इस मैच में अच्छा कमबैक करें। बस कर रहे हैं हम अच्छा कमबैक कर सके इस मैच में। अभी भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है ना, वो ऑस्ट्रेलिया जो है वो काफी ज्यादा रन्स बोर्ड पे पाकिस्तान के लिए लगा देगा, और पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा इस जो है वो यहाँ पे रन्स करना। राजा, थैंक यू सो मच हमें इतना अच्छा रिव्यू करने के। इट्स नॉट एज इजी एज पाए, क्योंकि इस दफा भी हम कह तो रहे हैं कि कॉम्बिनेशन अच्छा है, बट टीम की परफॉर्मेंस अभी भी बाकी है। ऑस्ट्रेलिया चूंकि इस वक्त बैटिंग कर रही है, और तो भी देखना ये बाकी है कि हमारी टीम जो है जब इस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगी तो कैसा परफॉर्म करेगी। लेकिन चले, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। हम चाहते हैं कि आप अच्छा खेलें और पाकिस्तान को बेहतरीन अंदाज में रिप्रेजेंट करें, बिकॉज आगे आने वाले दिनों में भी हम चाहते हैं कि तमाम ऑडियंस जो है, हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम सिर्फ तनकीद करें। बेसिकली हम सिर्फ वो पॉइंट्स आपके सामने रख रहे होते हैं जिस पर काम करके, वो पीसीबी हो या कोई भी XYZ कंसर्न डिपार्टमेंट हो, मेरिट पे काम करेंगे, अच्छे खिलाड़ी सामने आएंगे, अच्छी परफॉर्मेंस सामने आएंगी, पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऑल दो हमें ही अच्छी टीम मिलेगी। तो ये करना भी अपने ख्याल से वक्त की हम जरूरत है। एक ब्रेक लेनी, वापस आते एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर्दियों की हम बात कर रहे हैं। हमने ये तो आपको बता दिया कि आज लाहौर में फोग बहुत ज़्यादा है, कराची इस्लामाबाद की सूरत हाल भी मौसम की हमने आपको बता दी। लेकिन हरमीत, जब हम सर्दियों की बात करते हैं, फिर सर्दियों के सौगात की बात भी करती हैं, सर्दियों के खाने की बात भी करते हैं। और एक और बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, मेरे ख्याल से पता नहीं आप रिलेट करेंगे नहीं करेंगे, हमें ना हर चीज़ को तोड़ने मरोड़ने का बड़ा शौक है। हमने चाइनीज़ बनाना होता है ना, तो ऐसे देसी अंदाज में बनाते हैं कि लग पता जाता है चाइनीज़ को भी कि चाइनीज़ है कि क्या है। लेकिन अगर मछली की हम बात करें तो अब सर्दियों का सीज़न है, मछली तो हम खा रहे हैं, लेकिन मछली आप अगर घर में जाएं तो कुछ लोग मछली का सालन भी बनाते हैं, कुछ डीप फ्राई करते हैं, कुछ बेसन लगा लेते हैं, कुछ फिंगर फिश बनाते हैं, तो बड़ी सारी इकसाम है। लेकिन आपने कभी मछली के पकोड़े खाए हैं? लेकिन मछली के जो पकोड़े हैं ये आपको मिलते कहाँ से हैं, बनते कैसे हैं, इस पर हमने एक रिपोर्ट बनाई है। तो जरा पहले आप वो देखें, फिर तबसरा करते हैं इस पर। जस्ट हैव अ लुक। जाड़े का मौसम हो और चटखारों का जिक्र ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। दिसंबर की गुलाबी शामें, यख बस्ता हवाएं, तो ऐसे में जिस्म को इजाफी तवानाई की जरूरत होती है। यही वजह है कि हर एक का दिल चाहता है कि ऐसे खाने खाए जाएं जो ग़िज़ाइयत से भरपूर हों और जिस्म को गर्मी पहुंचाने के साथ साथ लज्जत और जायके में भी अपनी मिसाल आप हों। चाय के ढाबों पर लगा रश, कबाब की दुकानों पर भीड़, उबले हुए गर्म अंडों का शोर, कढ़ाई से उठती हुई फ्राई मछली की खुशबू ये बता देती है कि सर्दी खूब जोबन पर है। इस वक्त जलालपुर भटियां ताज़ा मछली के पकौड़े शहरियों की खास तवज्जो का मरकज हैं। मछली ताज़ा है या बासी, इसका तयन करना मुश्किल नहीं। छोटे छोटे बनाए गए साफ पानी के हौज और इनमें तैरती मछलियाँ मछली के शौकीन अफराद को दूरों नजदीक से खींचने लगी। ये सहूलत है कि अपनी मर्जी की मछली बंदा सिलेक्ट करके इसका पकौड़ा बनवा सकता है। अभी मैंने कुछ आर्डर भी दिया है जो दोस्तों के साथ इंजॉय करूंगा। साडा जी देसी मिसाले होंदे ने, बेहतरीन साफ सुथरा माल होंदा,
ਹੁੰਦਾ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜੀ। ग्राहक अपनी मर्जी से मछली का इंतखाब करता है, जबकि दुकानदार इसे खास मिसालें लगाकर चटखारेदार पकौड़े तैयार करता है। यही वजह है कि रात गए तक मछली खाने वालों की महफिलें सजती हैं। शहरियों का कहना है कि रात गए दोस्तों के साथ ताज़ा मछली खाने से दिन भर की थकन दूर होती है। खाने पीने के शौकीन अफराद साल के 12 महीने हर किस्म के खानों का लुत्फ उठाते हैं। ताम सरमा की कोहर में लिपटी शाम हो, दोस्तों की महफिल और मछली के गर्मा गर्म पकौड़े हों तो खाने का मज़ा भी अलग ही होता है। अजहर हुसैन, पब्लिक न्यूज़, पिंडी भटियाँ। अजहर हुसैन ने मुझे लगता है खुद पेट भर के ये मछली के पकोड़े खाए उन्हें, और पिंडी भटिया से हमें वो रिपोर्ट कर रहे थे। और फिर एक ज़बरदस्त होना कि ऐसा मौसम हो कि आप दरिया किनारे बैठे हों, मछली वछली खा रहे हों, चादर आपने लपेटी हो, तो फिर सर्दियों के यही तो मज़े। और आपको पता है ये मज़े हमें तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मतलब कम से कम 2 से 3 महीने की सर्दी होती है और वही हमने एंजॉय करनी होती है बस। बात और वही है सुहा, जाहिर बात है मछली और सर्दी इंतजार ही होता है कि भाई हाँ खाने पीने का जो रुझान है वो बढ़ जाता है, और खासकर तली हुई चीज़ें, बारबेक्यू वगैरह। लेकिन मछली की बात कीजिए, मुख्तलिफ अक़साम है, और मुख्तलिफ अक़साम की अगर बात कीजिए, और फिर एक अलग चीज़ जो जिस तरह आप फरमा रही थी कि ननकाना साहब में कहीं बहुत ज़बरदस्त किस्म की मछली बनती है, तो आप जब सरदरियाब की तरफ आती हैं, सवाबी की तरफ वहाँ से आप गुजरती हैं, तो वहाँ पर दरियाए काबुल के पास जबरदस्त किस्म की जो है ग्रिल फिश आपको मिलेगी, और उसका टेस्ट बड़ा डिफरेंट होता है। इसी तरह आप जाती हैं सवात की तरफ, तो आपको वहाँ की एक अलग मुनफरिद सी और एक अलग चीज़ जो हमने देखी कि हर तरफ की जो यानी मसाला है, मसाला देने का जो ढंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और फिर उसका जायका भी काफ़ी मुख्तलिफ है। और मेरे ख्याल में हमने देखा है कि जब हम फ्राई करते हैं उससे पहले मैंने ये देखा है कि, बल्कि मैंने वैसे बहुत ज़्यादा खुद भी कुकिंग का शौकीन भी हूँ, तो फिश जो है अगर आप इसको 15-20 मिनट पहले अदरक और लहसुन इसका पेस्ट अगर आप इसमें और दीगर मसाले आप डाल दें और इसको तकरीबन फ्रीज कर दें 15-20 मिनट के लिए, तो इसके बाद जब आप इसको फ्राई करते हैं, लेमन साथ हो, हल्का फुल्का मसाला हो, तो भैया स्वाद ही आ जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने, इतनी अच्छी डिस्क्रिप्शन दे दी है कि अब मेरे ख्याल से आज रात लोगों ने प्लान कर ही लेना है कि आज हमने नगद डिनर करना है तो फिर फ़िश का ही करना है। बट ऑल दो खाएं, और मेरे ख्याल से इससे बेस्ट है कि आप घर में जो चीज़ बनाते हैं उसका कोई मुतबादिल नहीं होता, तो कोशिश करें घर में ख़ुद भी बनाएं और घर वालों को भी खिलाएँ। आगे बढ़ते हैं, अब हमने आपको पिंडी भटिया से डायरेक्ट लेके जाना है खानपुर, क्योंकि अगर हमने खाने की बात छेड़ ही ली है तो फिर खाने पीने की बात करते हैं। अब हमने आपको मछली तो खिला दी, अब कुछ मीठे में कुछ हो जाता है, कुछ मीठा हो जाए खाने के बाद, तो अब आपको खानपुर के क्या ज़्यादा मशहूर है हरमीत, मतलब क्या चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर है, आप मुझे बताएं खानपुर से जो लोग बहुत ज़्यादा वैसे तो मैं खानपुर रास्ते से गुजरा हूँ तो मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं कह सकता। हाँ, साथ पात मुख्तलिफ रास्ते जो है, खासकर वहाँ पे मीठे सौगात जो है, मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ सौगात हैं, तो वो ज़्यादा मशहूर हैं। और इसी तरह इस पटरी पे आपको जो है सोहन हलवा बहुत ज़्यादा कमाल का मिलता है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होता है। तो मेरे ख्याल में आप जो चीज़ लेके आई हैं, देखते हैं कि वो क्या है। वो मीठे में ही है, क्योंकि मैंने पहले इसका क्लाइमेक्स दे दिया था। खानपुर के पेड़े बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, तो ये बनते कैसे हैं, और अगर आप वहाँ जाएँ तो ये सौगात के तौर पर अपने घर वालों के लिए और दोस्त अहबाब के लिए भी लेकर आइएगा। लेकिन पहले ज़रा एक रिपोर्ट देखिए, जस्ट हैव अ लुक। खानपुर की पहचान खानपुरी पेड़े अपने मखसूस लज्जत और जायके के बाइस मुल्क में अपनी एक शान रखते हैं। दूर दराज से आने वाले शहरी न सिर्फ खुद बड़े शौक से खाते हैं, बल्कि शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात में खास तौर पर खानपुरी पेड़े पसंद किए जाते हैं, जो खालिस दूध, खोया, पिस्ता, बादाम, काजू समेत दीगर अज्जा और खास तवज्जो से तैयार किए जाते हैं। सर्दियाँ आते ही पेड़ों की डिमांड में इजाफा हो जाता है। पेड़े खानपुर की मशहूर सौगात है और सर्दियों में इसकी मांग में मज़ीद इजाफा हो जाता है, क्योंकि पेड़े खालिस अज्जा, खोया, बादाम, काजू, पिस्ता, इलायची से तैयार किए जाते हैं। हम जब भी खानपुर आते हैं, खानपुर की मशहूर सौगात खानपुरी पेड़े यहाँ से ज़रूर लेके जाते हैं, जो कि हम अपने अजीज़ों क़रीब और दोस्त अहबाब को पेश करते हैं। खानपुर की पेड़े अपनी पहचान में एक ख़ास अहमियत रखते हैं, इनके खाने से मुंह का मज़ा जो है वो दोबाला हो जाता है। ये हो नहीं सकता कि हम खानपुर शहर में आएँ और यहाँ के पेड़े ना लेकर जाएं। जैसा कि शहरियों का कहना है कि हम खानपुर आएँ और पेड़े न खाएं, ये हो ही नहीं सकता। खानपुरी पेड़े बैरून मुमालिक में भी यकसा पसंद किए जाते हैं। शहरी अपने प्यारों के लिए बैरून मुमालिक में तोहफे के तौर पर भी भिजवाते हैं। कैमरा टीम के साथ मलिक नौमान, पब्लिक न्यूज़, खानपुर।
अच्छा भी मलिक नुमान हमें रिपोर्ट कर रहे थे खानपुर से। और हरमीत, हर एक शहर की एक एफिलिएशन होती है, तो हम देखते हैं कि हम खानपुर जाते हैं तो वहाँ क्या मशहूर है, कसूर जाएंगे तो वहाँ से अंदरसे और फलूदा खाए बगैर हम वापस नहीं आ सकते। और अगर हम बात करें इस तरह की इन सिटीज़ की जहाँ पर कोई ना कोई चीज़ ऐसी जरूर मशहूर है जो कि नस्ल दर नस्ल चलती है। पेड़ों के हवाले से आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि मुख्तलिफ शहर के रीत रिवाज और फिर वहाँ की सौगात, वो उसी वजह से वो शहर वो गाँव मशहूर होता है। और आपने पेड़े की बात की तो भैया हम मर्दान को कैसे भूल सकते हैं। वहां पे जितना मशहूर पेड़ा वहां का भी मिलता है और वो इतना जबरदस्त किस्म का होता है कि मक्खन बहुत सारी ऐसी चीजें उसमें डाली जाती है, बड़े देसी तरीके से उसको बनाया जाता है और वहां पे उस पे भी बहुत ज्यादा रश होता है। लेकिन खानपुर की आपने बात की, ये सारे इलाके बड़े खूबसूरत हैं। आप इस पटरी से गुजरती हैं जब जाती हैं मुख्तलिफ इलाकों की तरफ, तो आगे जाके जब हम देखते हैं तो ऐसे ऐसे इलाके हमें नजर आते हैं और वहां पे जो सौगात हैं, वहां की जो मुनफरिद सौगात और फिर ट्रेडिशनल रिवायती तरीके से जिस तरीके से उसको बनाया जाता है, तो आपकी बात दुरुस्त है। और मैं एक चीज जितने भी देखने वाले हैं और आपको भी कहूंगा कि कभी सफर कीजिएगा तो जो जीटी रोड है, इससे जब आप गुजरती हैं मुख्तलिफ गांव शहर देहातों से आप गुजरेंगी तो वहां पे तरह तरह की मजे की खाने पीने के साथ साथ मजे की जो सौगात हैं वो भी आपको नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं लोग, हर शहर हर देहात हर गांव, उनका जीना उनका रहने सहन का जो ढंग है वो काफी मुख्तलिफ। और हरमीत, एक और बड़ी अहम बात, दर नस्ल जो है वो इस बिजनेस को वो आगे लेके चलते हैं और इसको सिखाते हैं और उसका टेस्ट जो है उस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बट ऑल दो अगर आप आज ये लड्डू खा रहे हैं तो आपका मुंह मीठा होगा, लेकिन अगर नहीं भी ना तो आज कोशिश करें कि आज मीठा ही बोले सारा दिन। किसी भी आपकी छोटी सी बात से किसी की दिल आज़ारी ना हो, ये आपने आज के दिन कोशिश करनी है। और इसी पैगाम के साथ अब हम आपसे लेंगे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक नए इश्यूज़ के साथ। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।